आपके सामने एक डायग्राम आ गया होगा मेरे ख्याल से ना। यस आगे सर। यस सर। हाँ, यस आ गया। अलग अलग कपड़ा थोड़े दिया, एक ही एक कपड़ा दे अब दिख रहा दिया। है साफ। तो देखिए इसमें एक एक छोटे छोटे करके मैं टॉपिक्स को बताऊंगा ताकि आप लोगों को कोई भी चीज़ कंफ्यूजन में ना चली जाए आपकी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए टॉपिक है मसल्स इन्वॉल्व इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो बेटा ब्रीथिंग में तीन मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। पहली मसल्स का नाम है कॉस्टल मसल्स, सेकंड मसल्स का नाम है फेरेनिक मसल, और थर्ड मसल्स का नाम है एब्डोमिनल मसल्स। कौन कौन सी मसल्स हैं जल्दी बताएं, बोलते जाएं तभी सीखेंगे। हाँ, पहली मसल्स 9 10 कॉस्टल मसल, फेरेनिक मसल, एब्डोमिनल अब मसल। आप हाँ, अब देखिए यहाँ पे जो कोस्टल मसल्स होती हैं बेटा, वो कोस्टल मसल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट फॉर्म रखते हैं सीएम ताकि लिखना आसान रहे। फेरेनिक मसल्स को हम दिखाते हैं पीएम, और एब्डोमिनल मसल्स को दिखाते हैं एएम। क्लियर। तो होता क्या है कि सबसे पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये मसल्स किसके साथ अटैच्ड होती हैं। तो बेटा देखिए, जो कॉस्टल मसल्स होती हैं ये टू टाइप की होती हैं, एक होती है ईआईसीएम और एक होती है आईआईसीएम। अब आप कहोगे सर ईआईसीएम और आईसीएम की फुल फॉर्म क्या है, तो ईआईसीएम की फुल फॉर्म है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्या नाम, क्या फुल फॉर्म में जल्दी बताएं। एक्सटर्नल इंटरनल कॉस्टल मसल। हाँ, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। और आईआईसीएम की जो फुल फॉर्म है बेटा वो है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स। क्लियर है। अब क्या, अब कहोगे आप कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और इंटरनल कॉस्टल मसल किससे कनेक्ट होती हैं, तो बेटा मैंने कनेक्शन यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया ईआईसीएम। तो बेटा ईआईसीएम वेंट्रल साइड में किससे कनेक्ट है जल्दी बताएं देखकर। स्टर्नम प्लस रिब्स। हाँ, स्टर्नम और रिब से कनेक्ट है, और डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट है। वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट है। ठीक है। हाँ बेटा। सर आप अलग से बना के दिखा दो ना, इसमें समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। नहीं आ रहा समझ में। नहीं। यस सर, अलग से बना के दिखाते। चलो ठीक है, अब सही है। यस सर। खुश हो के तो बोला करो, आप लोग सारी तुम्हारी बात मान। यस सर। यस सर। हाँ, यस सर। मैं चाहता हूँ सब मुझे, मैं घर में भी कहता हूँ सब मुझे खुश खुश मिला करो, ऐसा कोई वो नहीं है। हाँ, तो स्टार्ट करते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स के बारे में और सब सारी। देखिए अगर हमने टॉपिक लिया है, पहले मैं टॉपिक का नाम लिखूंगा यहाँ पर। टॉपिक है मसल्स इन्वॉल्व्ड इन ब्रीथिंग। ठीक है, यानी कि ब्रीथिंग में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अब तीन तरीके की मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। पहली मसल्स का नाम है कॉस्टल मसल, सेकंड मसल्स का नाम है फेरेनिक मसल, ठीक, और थर्ड मसल्स का नाम है एब्डोमिनल मसल। एब्डोमिनल मसल। ठीक है, हाँ एक मिनट। हाँ, तो बेटा यहाँ पे जो कॉस्टल मसल्स है इसको हम शॉर्ट फॉर्म में दिखाते हैं सीएम से। किससे दिखाते हैं, सीएम। सीएम। और फेरेनिक मसल्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीएम। ये हमने ठीक है, एब्डोमिनल मसल्स को लिखते हैं एएम। तो सबसे पहले बात यह है कि इसका अटैचमेंट किसके साथ है और ये कैसे काम करती है उसके बारे में बताते हैं। तो बेटा जो कॉस्टल मसल्स होती हैं, ठीक है, ये टू टाइप की होती हैं। एक होती है ईआईसीएम और दूसरी होती है आईआईसीएम। ईआईसीएम की फुल फॉर्म अगर हम बात करें तो इसकी होती है एक्सटर्नल
Internal costal muscle. इंटर कॉस्टल मसल, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक, IICM की फुल फॉर्म लें तो इसकी होती है इंटरनल, आप भी बोलोगे तो सीख जाओगे, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। और पता है बोलने से क्या फायदा होता है, एक तो याद भी होता है, बोलने से नींद नहीं आती। ठीक है, ये नींद उन्हीं लोगों को आएगी जो चुप रहते हैं बहुत, इसलिए बोलते रहना चाहिए, आपका ब्रेन बोलने से चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पर 4 मसल्स देखी, EICM, IICM, फेरेनिक मसल्स एंड एब्डोमिनल मसल्स। क्लियर? तो अब इनके हम अटैचमेंट की बात करते हैं, ये हमारी बॉडी में किस तरीके से अटैच और किस पार्ट से अटैच होती हैं। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, EICM की, तो EICM मसल्स जो होती हैं 2 जगह पर अटैच होती हैं। देखिए हमारे पीछे की जो साइड होती है ये होती है डॉर्सल, मेरी वीडियो दिख रही है आप लोगों को? Yes sir. हाँ, तो ये जो बैक साइड होती है हमारी, दिस इज कॉल्ड डॉर्सल साइड, और जो हमारी आगे की साइड होती है दिस इज कॉल्ड वेंट्रल साइड। ठीक है, तो वेंट्रल साइड में हमारे स्टर्नम है और रिब्स हैं, और डॉर्सल साइड में हमारी वर्टिब्रल कॉलम है। क्लियर? तो EICM की अगर हम बात करते हैं कि ये डॉर्सल साइड में किससे कनेक्ट है, तो डॉर्सल साइड में ये कनेक्ट है, आप बोलो वर्टिब्रल कॉलम। Vertebral column. हमारी रीढ़ की हड्डी से। और वेंट्रल साइड में किससे कनेक्शन है इसका, जल्दी से बताएं? स्टर्नम। स्टर्नम Sternum and ribs. एंड रिब्स। क्लियर? इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स केवल रिब्स से कनेक्ट होती हैं, किससे कनेक्ट होती हैं, ओनली रिब्स। ठीक है, फेरेनिक मसल्स जो होती हैं हमारी, ये कनेक्ट होती हैं डायाफ्राम से। किससे कनेक्ट होती हैं जल्दी बताएं? डायाफ्राम। और एब्डोमिनल मसल्स जो होती हैं बेटा, ये कनेक्ट होती है एब्डोमन से, एब्डोमन से कनेक्ट होती है, प्लस एब्डोमन के अंदर जो विसरल ऑर्गन्स है उनसे कनेक्ट होती है। हमारे एब्डोमन के अंदर विसरल ऑर्गन क्या है, जैसे स्टोमक हो गया, जैसे एलिमेंट्री ग्लैंड हो गई, जैसे लीवर हो गया, ये सब है ना। तो इस तरीके से इनका कनेक्शन होता है। अब आप मुझसे कहोगे कि सर ये मसल्स, अब देखो जो ब्रीथिंग है बेटा 2 टाइप का होता है, एक होता है नॉर्मल ब्रीथिंग, नॉर्मल ब्रीथिंग होता है, और एक होता है फोर्सफुल ब्रीथिंग। फोर्सफुल। हाँ, जो हम फोर्स लगा के ब्रीथिंग करते हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्सफुल ब्रीथिंग। तो नॉर्मल ब्रीथिंग में केवल कौन सी मसल्स काम करती हैं, 2 मसल्स काम करेंगी, एक करेंगी EICM और दूसरी काम करेंगी फेरेनिक मसल्स। जबकि फोर्सफुल ब्रीथिंग की बात करें तो इसमें 2 मसल्स काम करती हैं, कौन कौन सी, IICM एंड AM मसल्स। क्लियर है? ठीक है, अब ये कैसे काम करती हैं, अब हमें इसके फंक्शंस के बारे में समझना है। धीरे धीरे सारे क्वेश्चंस कवर करता जा रहा हूं मैं। ठीक है, अब ये कैसे काम करती हैं नॉर्मल ब्रीथिंग में, मैं इस बात को बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो पहले इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, हाँ बेटा। ये एक बार जो डोर्सल वाली हमारी EICM की आपने बताई ना, डोर्सल और वेंट्रल वाली, इसकी पोजीशन एक बार ये वापस से बता दो बेटा। ये आगे की साइड जो होती है ये हमारी वेंट्रल, देखो मेरे हाथ से देखो, ये जो आगे की तरफ दिख रही है दिस इज वेंट्रल और दिस इज डोर्सल। नई बात समझ में आई? ठीक है सर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं सारी मसल्स के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए ये मैंने एक पर्सन बनाया, कोई हंसता हुआ पर्सन बनाऊंगा मैं, रोता हुआ पर्सन नहीं है, इसको हंसा देते हैं, ये हंसा दिया, बहुत खुश है जिंदगी में ये अपने। ठीक, हंसता हुआ लग रहा है ना सबको? यस सर। ऐसा तो नहीं रोता हुआ दिख रहा है? नो सर। सर जी खाता वो दिख रहा है। हैं? दांत दिखा देते हैं इसके हंसते हुए। बहुत खुश है अपने जीवन में, इसका सिलेक्शन हो गया है मेडिकल में। हाँ सिलेक्शन हो गया इसलिए खुश है। बेटा म्यूट कर दो, बेटा म्यूट कर दो तभी पढ़ा पाऊंगा। अच्छा सब लोग म्यूट कर दें। हाँ, तो ये एक पर्सन है और इसमें देखिए ये आ रहा है आपका ट्रेकिया। बेटा मेरे कहने के बाद भी म्यूट नहीं किया किसी ने। सौम्या। सौम्या। करा ही नहीं बच्चे, ये बड़ी दिक्कत है।
है। अब इसमें मैं सारी की सारी मसल्स दिखा रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले बात कर रहा हूँ मैं किसकी, EICM मसल्स की। किसकी बात कर रहा हूँ जल्दी बताओ। EICM। हाँ, तो EICM मसल्स जो होती हैं, अगर हम उनकी मसल्स की बात करते हैं तो बेटा EICM मसल्स जो होती हैं वर्टिब्रल, देखो जो हमारी रिब्स होती हैं वो वर्टिब्रल कॉलम से निकलती हैं और जाके किस पे अटैच हो जाती हैं, आगे की तरफ क्या होता है जहाँ पे हम टाई बांधते हैं, स्टर्नम के साथ अटैच हो जाती हैं, ठीक है। तो बेटा देखिए, तो इस तरीके से जैसे ये एक रिब्स पीछे से स्टर्नम से निकल कर आई, ठीक है, ये यहाँ से स्टर्नम से निकली, ठीक है, नहीं सॉरी, पीछे वर्टिब्रल कॉलम से निकली, ये वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे की साइड तो वर्टिब्रल कॉलम होती है, वर्टिब्रल कॉलम से निकली, ठीक है, और आगे की तरफ आके किससे अटैच हो गई, स्टर्नम से। तो जैसा राइट साइड में हुआ ऐसे लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, यानी कि ये रिब्स आ गई इस तरीके से, ठीक है, एक रिब्स हो गई, बोलिए। सेम इसी तरीके से अब दूसरी रिब्स निकलेगी, दूसरी रिब्स आगे अटैच हो जाएगी, अटैच होगी। तो इस तरीके से मैंने इसको नाम दे दिया, इसको मैंने नाम दे दिया रिब्स नंबर 1 और यह रिब्स 2, यानी कि 1 पेयर रिब्स नीचे वाली होगी, 1 पेयर वाली ऊपर होगी, ठीक है। तो अगर हम रिब्स के सरफेस की बात करते हैं तो रिब्स में ये जो अंदर की तरफ का सरफेस जो होता है, दिस इज कॉल्ड इंटरनल सरफेस, और बाहर का जो सरफेस होता है दिस इज कॉल्ड एक्सटर्नल सरफेस। क्लियर है सब लोगों को। अब मैंने सबसे पहले कहा कि मुझे EICM मसल्स दिखानी है, EICM यानी कि एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, यानी कि एक रिब्स का एक्सटर्नल सरफेस और दूसरे रिब्स के इंटरनल सरफेस के बीच में ये मसल्स जो होंगी दैट इज कॉल्ड EICM मसल्स। तो ये देखो, अंदर वाली मसल्स की अगर हम बात करें तो इसका एक्सटर्नल सरफेस ले लेते हैं, ठीक है, और दूसरी मसल्स का इंटरनल सरफेस ले लेते हैं, इनके बीच में जो ये मसल्स होंगी दिस इज कॉल्ड EICM मसल्स। नहीं बात समझ में? अरे बोलो। आ गई सर। आ गई, ठीक है। अगर हम आई तो मैं इधर लिख देता हूं, ये हो गई EICM मसल्स। और IICM मसल्स हैं तो बेटा कौन कौन सा सरफेस जुड़ा होगा, दोनों रिब्स का इंटरनल सरफेस, यानी कि इस रिब्स का जो इंटरनल सरफेस है वो ये है और इस रिब्स का इंटरनल सरफेस ये है, यानी कि इसके बीच में जो मसल्स होगी दैट इज कॉल्ड IICM। नहीं बात समझ में आई? आ गई सर। यस सर, आ गई। चलिए अब हमारी बची कौन कौन सी मसल्स, और 2 मसल्स और बची हमारी, फेरेनिक मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स। जो हमारी फेरेनिक मसल्स होती हैं, देखो बेटा ये जो हमारी कैविटी है दिस इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी, इसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। और थोरेसिक कैविटी का ही दूसरा नाम होता है चेस्ट कैविटी, जिसको हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं, जिसके अंदर प्लेस्ड होते हैं लंग्स। ये लंग्स रखे हुए हैं, ठीक है, लंग्स है, और लंग्स के अंदर की जो कैविटी होती है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी कैविटी, पल्मोनरी कैविटी, ठीक है। और दोनों लंग्स के बीच में जो स्पेस होता है दैट इज कॉल्ड मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम सर स्पेस, जिसके अंदर हार्ट सिचुएटेड होता है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड डायाफ्राम, ये डायाफ्राम है, डायाफ्राम है। और डायाफ्राम का काम होता है थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करना। और डायाफ्राम के नीचे जो कैविटी होती है दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्लेस होता है विसरल ऑर्गन्स। क्या रखे रहते हैं, जैसे सपोज ये विसरल ऑर्गन्स है, क्या रखे हुए हैं बेटा जल्दी बताओ? विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स, ठीक। अब क्या है कि सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कौन सी मसल्स आपकी, मैं फेरेनिक मसल्स। हाँ बेटा। सर ये जो EICM आपने बनाया है, मतलब डायग्राम में जो शो किया है सर, उसमें लाइनिंग जो है वो सेकंड वाले में तो इंटरनल दिखानी चाहिए, वो आपने एक्सटर्नल नहीं दिखा दी है। क्यों? इस मसल्स का जो होगा देखते हैं,
ये एक्सटर्नल सरफेस है, ये इंटरनल सरफेस है, ये एक्सटर्नल सरफेस है, ये इंटरनल सरफेस है? तो क्या हुआ? रुक जाओ, सर उल्टा बन गया ये। हाँ ये इंटरनल सरफेस है, ये एक्सटर्नल सरफेस है, ये इंटरनल सरफेस है और ये एक्सटर्नल सरफेस है। तो एक रिब्स का तो आप इंटरनल सरफेस ले लो और एक रिब्स का आप एक्सटर्नल सरफेस ले लो। ठीक है, फिर से कर लेते हैं अगर यहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है तो। तो ये अगर इंटरनल सरफेस है तो ये एक्सटर्नल सरफेस हो गया, ये इंटरनल सरफेस है तो ये एक्सटर्नल हो गया। तो कोई भी रिब्स का एक एक्सटर्नल सरफेस ले लो, सपोज ये मैंने एक्सटर्नल ले लिया, दूसरी रिब्स का इंटरनल ले लो, ये ले लिया, तो ये जो मसल्स होंगी दैट इज कॉल्ड EICM। अरे ठीक है, बोलो बेटा। यस सर। चलिए अब बात करते हैं बेटा। हाँ बेटा, ये जो हमने फिर IICM वाला बनाया, इसके अंदर भी सर हमने दोनों इंटरनल वाली ले रखी है। बेटा कर लो इसको, अगर ऐसा हो रहा है तो कुछ चीज सही कर लो ना। ये इंटरनल सरफेस है, वो और वाला सही है सर। सही तो है ये। सर ये पहले हाँ अपोजिट हुआ क्या? सही तो है बेटा, सही तो लिखा हुआ है भाई। ये भी इंटरनल सरफेस है, ये भी इंटरनल सरफेस, सही तो है। अच्छा ठीक है सर। ठीक है, हाँ मैं वही तो कह रही थी सर, आपने बोला ना एक इंटरनल ले लो एक एक्सटर्नल, तो हमने तो दोनों इंटरनल के बीच। अच्छा ठीक है, हमने तो ओके सर, ठीक है। ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अपना टाइम वेस्ट मत करो तुम लोग, फिर सिलेबस नहीं हो पाएगा तो मुझे फंसा दोगे मेरे को। ठीक है, अब शांति से रहो तुम लोग, ठीक है? अरे हाँ ना तो बोलो। यस सर। यस सर। हाँ, अब देखिए ये जो डायफ्राम है, डायफ्राम की एब्डोमिनल वॉल के साथ जो इस तरीके से मसल्स होती हैं, ये देख रहे हैं आप मसल्स, दिस इज कॉल्ड, इस मसल्स को क्या कहेंगे? फेरेनिक मसल। कौन सी मसल्स हैं ये जल्दी बताएं? फेरेनिक मसल। क्लियर? और अब मैं दूसरी मसल्स अटैच कर रहा हूं। ये जो विसरल ऑर्गन से मसल्स कनेक्ट है डायफ्राम के थ्रू, ये देखिए मैंने अलग कलर से बनाई है। ये जो मसल्स कनेक्ट है, ये कौन सी मसल्स है बेटा? ये है आपकी एब्डोमिनल मसल। कौन सी मसल्स है? एब्डोमिनल मसल। हाँ, अब मैं आप लोगों को सबसे पहले इंस्पायरेशन दिखा रहा हूं। तो यानी कि बात कर रहे हैं सबसे पहले नॉर्मल ब्रीथिंग की। और नॉर्मल ब्रीथिंग में बेटा दो प्रोसेस होती हैं, एक होता है नॉर्मल इंस्पायरेशन और दूसरा होता है नॉर्मल एक्सपायरेशन। क्लियर? अरे बोलो। यस सर। ठीक है, अब नॉर्मल इंस्पायरेशन की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल इंस्पायरेशन में क्या होता है, कौन कौन सी मसल्स काम करेंगी? आंसर भी दें आप लोग। EICM काम करेगी, और कौन सी मसल्स काम करेगी जल्दी बताएं? PM मसल्स काम करेगी। अब देखिए EICM आपकी दो जगह से अटैच है। अब मेरी आप वीडियो दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है वीडियो? अब जैसे मैं बोलूंगा, अगर सीखना है तो जैसे मैं बोलूंगा वैसे कीजिए। एक हाथ अपना चेस्ट के ऊपर रखिए और दूसरा हाथ अपनी कमर पे रखिए, ठीक है? और सांस लेके देखिए। ये देखिए आगे वाला हाथ ऊपर जाएगा और पीछे जो कमर पे हाथ रखा है वो नीचे की तरफ जाएगा। देखिए जरा सांस लेके। यस सर। हो रहा है ऐसा नहीं हो रहा है? बोलिए। इसका मतलब जब EICM मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो डॉर्सल साइड में क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम कहाँ मूव्स कर रही हैं जल्दी बताओ? डाउनवर्डली, अपवर्डली? डाउनवर्डली। ठीक है। और वेंट्रल साइड में अगर हम बात करें तो स्टर्नम और रिब्स कहाँ मूव कर रही है जल्दी बताएं? कॉन्फिडेंसली बोलो। यस, मूव्स अपवर्डली। ठीक है, यानी कि मूव कर रही हैं। इसका मतलब
जब EICM मसल्स ने कॉन्ट्रैक्शन किया तो डॉर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम नीचे चली गई और स्टर्नम और रिब्स मूव ऊपर ऊपर चले गए। तो एक चीज नीचे गई, दूसरी चीज ऊपर गई, तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा सर। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। क्लियर है? और जब वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का बढ़ जाएगा तो लंग एक्सपेंड करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे? एक्सपैंड एक्सपेंड करेंगे, यानी कि रिलैक्स हो जाएंगे। तो लंग के अंदर एयर ज्यादा आएगी, यानी कि लंग के अंदर जो कैविटी का वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी क्या बढ़े होगा? इंक्रीज इंक्रीज। इंक्रीज। ठीक है। और आप लोग जानते हैं बॉयल्स लॉ ये कहता है कि जहां पर प्रेशर ज्यादा होता है वहां पर वॉल्यूम क्या होता है? कम होता है। यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। यस ठीक है। तो अब एक बात बताओ, जब पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रेशर ऑफ कैविटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। बेटा आपके यहाँ पर इतनी बातें हो रही हैं, कौन बात कर रहा है? ये थोड़ा साइलेंट रखो, पूरे घर की आवाज आती है यहाँ पर। ठीक है। तो बताओ बेटा, वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी इंक्रीज हुआ तो प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैविटी क्या होगा? आंसर दो फास्ट, मुझे एनर्जी चाहिए। हाँ, डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा। अब आप देखो, प्रेशर जो है लंग के अंदर तो प्रेशर कम हो गया और सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में प्रेशर ज्यादा है, और हमेशा डिफ्यूजन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर होता है, तो एयर खींचकर कहां पर आ जाएगी? बाहर लंग्स में। लंग्स में। सो एयर comes into lungs from surrounding atmosphere। अरे क्लियर है? यानी कि हाँ, अंदर की तरफ लंग्स में प्रेशर क्या है? कम है, और बाहर प्रेशर ज्यादा है सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग जो एयर है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की वजह से बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी, यानी कि लंग्स में आ जाएगी, और इसी प्रोसेस को तो कहते हैं इंस्पायरेशन। अरे नहीं, बात समझ में आई? आ गई। बेटा देखो, सीखने का अगर मन होगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिखा ना पाऊं मैं। मुझे चाहे तुम पहाड़ पे बैठा दो, चाहे मुझे तुम हिमालय बैठा दो, मैं आपको पढ़ा दूंगा, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। लेकिन जिसका सीखने का मन ना हो, जिसका सिलेक्शन लेने का मन ना हो, जिसके अंदर डेडिकेशन ना हो, जिसके अंदर कुछ ना करने का मन हो, जिसने सब चीजें किस्मत पे छोड़ रखी हो, बेटा उसको तो दुनिया का कोई आदमी नहीं पढ़ा सकता। ठीक है। लेकिन जिसने मन बना लिया है कि मुझे सिलेक्शन लेना है और मुझे समाज में अपनी इज्जत बनानी है और मुझे साल का पूरा सदुपयोग करना है, मुझे इसी साल सिलेक्शन लेना है, तो बेटा मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि तुम पत्थर भी अगर इस विल पावर से उछाल दोगे ना तो आसमान में भी छेद कर दोगे। लेकिन शर्त यह है कि आपकी जो शिद्दत है ना पत्थर उछालने की, वो भी वही होनी चाहिए, आसमान तक पहुंचना चाहिए वो। ठीक है ना? हर चीज डिपेंड करती है हमारी मेंटेलिटी पे कि हम किस तरीके की सोच रखते हैं। आप गंदा सोचोगे गलत काम करोगे, अच्छा सोचोगे अच्छा काम करोगे। आप सिलेक्शन के बारे में सोचोगे तो सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन किस्मत पे छोड़ दोगे तो नहीं होगा। डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन योर विल पावर कि आपके मन में क्या इच्छा शक्ति है। आप समझ रहे हो मेरी बात? नहीं समझ रहे हो? यस सर, आप सही। बेटा देखो, मेरा यहाँ पे कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको हर्ट करूं। ठीक है ना? मेरा कुछ, अब मुझे हर्ट करके मिलेगा क्या? मैं यहाँ पर बैठा हूं, मैं सिर्फ यही एक सोच रखता हूं कि मेरे जितने बच्चे बैठे हैं सामने, 70, 80, 90 जो भी बच्चे बैठे, मैं ये चाहता हूं कि मेरे सारे के सारे बच्चे 70 के 70 मेडिकल कॉलेज में हों। लेकिन ऐसी मेरी सोच से अगर सिलेक्शन होता तो मैं हमेशा ही सोच रखता, क्योंकि सोच से सिलेक्शन नहीं होता, मेहनत से सिलेक्शन होता है। हमेशा आदमी अच्छा ही सोचता है, लेकिन अच्छाई आदमी पे डिपेंड करती है कि वो किस तरीके का कर्म कर रहा है। ठीक है ना? आप, और एक बात मैं आपको बता रहा हूं, हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक बात मैं बता रहा हूं, अपना एनवायरनमेंट आदमी के खुद के हाथ में होता है, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ठीक है? कि आपको कैसे रूम में बैठना है, कैसे आपको बेंच पे बैठना है, कौन कौन सी आपकी सराउंडिंग से आवाज ना है, उन सब का इंतजाम भी आपको खुद करना है। किस चीज की आपको जरूरत है पढ़ाई में, उस चीज का इंतजाम। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई असिस्टेंट खड़ा रहेगा कि आप बताओ उसको और वो चीज करे। आपको खुद ही अरेंजमेंट करने हैं सारे। तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ। ठीक है ना?
सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, अपने ऊपर डिपेंड करो, दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करो किसी चीज के लिए, तभी आप जीवन में कुछ कर पाओगे। अगर हाथ पकड़ना है ना तो सिर्फ अपना ही हाथ पकड़ो, इसलिए भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ लो ताकि लगे कि मैं अकेला नहीं हूं। किसी को किसी के साथ की जरूरत नहीं है आज की तारीख में। इंडिपेंडेंट इंडिया है, इंडिपेंडेंट लोग हैं, लेकिन लोग ना डिपेंडेंट की आदत पड़ गई है लोगों में। ठीक है, कॉन्फिडेंस लाओ यार, कॉन्फिडेंस। ठीक है, और पढ़ाई के प्रति ना बिल्कुल एकदम वो हो जाओ डेडिकेटेड, क्योंकि एक टीचर जब डेडिकेटेड होगे तभी पढ़ा सकता है जब सामने वाला सीखने की वो रखता हो। मैं इतनी स्लो करके एक एक चीज बता रहा हूं, मैं हर बात तुम्हारी मानता हूं, तो मेरे मन में ये इच्छा होती है कि आप भी उस चीज को 100% तरीके से समझो, वरना तो मेरी एनर्जी खराब है, मेरा पढ़ाना खराब है। या तो मैं आपको अच्छा पढ़ा नहीं पा रहा, या मैं आपको समझा नहीं पा रहा, या तो मेरे अंदर कमी है। ऐसा है क्या? नो सर। नो सर। अब आप कहोगे विकास सर आप हमें ऐसा क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूं बेटा क्योंकि विकास सर जरूर ऑनलाइन पे बैठे हैं, चाहे आपको देख ना रहे हो, लेकिन समझ सब रहे हैं। ठीक है ना, विकास सर का एक्सपीरियंस इतना हो गया है जितनी आपकी एज है। ठीक है ना, ठीक है, मैं भी 37+ का होने जा रहा हूँ, 37 ईयर्स का हो चुका हूँ, और अभी आप लोग 18, 19, 20 साल के होंगे ज्यादा ज्यादा। ठीक है, तो 17 साल बड़ा हूं, इसका मतलब आप लोगों से काफी कुछ जानता हूं। ठीक है ना, अगर आप लोगों ने बड़े भाई की तरीके से मेरी हर बात मान ली तो मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूं आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज के अंदर 3-4 महीने बाद होंगे, इस चीज का मेरा प्रॉमिस है। लेकिन बात यह है कि आपको 100% बात माननी पड़ेगी, या तो अपना चला लो या दूसरे का चला लो। अगर आप यकीन कर चलोगे जैसे बता रहे हैं तो इस बात की गारंटी है कि एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में आप होगे, और उस समय आप लिटरली इतना अच्छा फील करोगे कि कभी जिंदगी में नहीं किया होगा। ठीक है, अरे बोलिए। यस सर। तो क्या मानो कि चेंज Yes, लाएंगे sir. नहीं लाएंगे Yes, अपने sir. अंदर? ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा, कोशिश करो। ठीक है, तो ये बताइए नॉर्मल इंस्पायरेशन आपको समझ में आया या नहीं आया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है, और बेटा थकना नहीं है। जैसे देखो मेरी आवाज में कितना दम है, ठीक है, चाहे मेरी तबीयत खराब हो या ना हो, लेकिन मैं पढ़ाने में पूरी एक एनर्जी के साथ पढ़ाने। अगर मैं सुस्ती की तरीके से पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को मजा नहीं आएगा। इसी तरीके से आपको भी एक अलर्ट फॉर्म में बनना है यार। सोकर उठ गए ना, अब सोना तो नहीं है ना, तो सोना नहीं है तो उठो, नहाओ धो, अपना बैठो पढ़ाई करो कॉन्फिडेंस के साथ। लेकिन अगर आप जागने के बाद, नहाने के बाद भी आपको नींद आ रही है, इसका मतलब आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। तो अपनी बॉडी को एक्टिव करो बेटा, तभी तो सीख पाओगे। तो देखिए नॉर्मल इंस्पायरेशन मैंने आपको बताया। अब नॉर्मल इंस्पायरेशन में क्या हुआ था, जो EICM मसल्स में क्या हुआ था, जल्दी बताएं। कॉन्ट्रैक्ट EICM मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, जिसकी वजह से डॉर्सल साइड में वर्टिबल कॉलम नीचे चली गई और वेंट्रल साइड में स्टर्नम और रिब्स ऊपर चले कैविटी गया, जिसकी वजह से लंग रिलैक्स हो गए, जिसकी वजह से लंग्स के अंदर पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, और जहां पर वॉल्यूम बढ़ता है वहां पर प्रेशर क्या हो जाता है, कम। तो इसलिए लंग के अंदर जो पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम है वो कम हो गया, और बाहर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम ज्यादा है, और हमेशा डिफ्यूजन हाई प्रेशर टू लो होता है, तो एयर जो होगी वो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से खींचकर कहां पर चली जाएगी, लंग्स में चली जाएगी। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। क्लियर है सबको? यस सर। चलिए यस सर। अब इसी का ही अपोजिट मैं आप लोगों को बताता हूं, एक्सपायरेशन, नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो देखिए नॉर्मल एक्सपायरेशन कैसे होता है, देखना बिल्कुल ध्यान से। देखिए मैं अलग कलर चेंज कर रहा हूं, मैं हर तरीके की मुमकिन कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ में आए। ठीक, देखिए अब मैं आपको बताता हूं नॉर्मल एक्सपायरेशन कैसे होगा। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में अभी हम केवल EICM की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में क्या होता है, देखिए अब एक्सपायरेशन की अगर हम बात करेंगे तो होगा क्या, EICM मसल्स क्या कर जाएंगी, रिलैक्स। बेटा इंस्पायरेशन में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो एक्सपायरेशन में तो रिलैक्स करेंगी। अरे बोलो यस सर। यस सर। ठीक है, जब रिलैक्स कर देंगी तो रिलैक्स करने की वजह से क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। वर्टिब्रल कॉलम नीचे जा रही थी, अब की बार ऊपर चली जाएगी, और स्टर्नम ऑफ रिब्स कहाँ चले जाएगा, नीचे की तरफ, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो अब लंग के अंदर प्रेशर बढ़ गया, लंग के अंदर प्रेशर बढ़ गया, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में एयर क्या है, बोलो प्रेशर कम है, तो एयर गोज टू प्रेशर कम है तो क्या हो जाएगी, एयर
goes to Outside. Goes to outside from lungs. outside from lungs. और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? एक्सपायरेशन. Expiration. Expiration. कंपेयर हो गई? कोई दिक्कत? Yes sir. No sir. नो सर ठीक है. No, sir. अब हम बात करते हैं फेरेनिक मसल्स. यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन है तो पूछे. सब क्लियर है? यस सर। यस Yes sir. चलिए अब बात करते हैं बेटा हम फेरेनिक मसल्स की. ठीक है. देखो बेटा फेरेनिक मसल्स के में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंस्पायरेशन की. ठीक है. तो इंस्पायरेशन को एक काम करता हूं, मैं एक ही कलर से लेता हूं. ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, एक ही कलर ले लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. चलिए तो देखिए अब फेरेनिक मसल्स की बात कर रहे हैं. तो फेरेनिक मसल्स ने क्या कर दिया बेटा? कॉन्ट्रैक्ट कर दिया. ठीक है. तो कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से अब फेरेनिक मसल्स किससे अटैच थी बेटा, जल्दी बताएं. Diaphragm. Diaphragm. डायफ्राम से अटैच थी. ठीक है. तो फेरेनिक मसल्स डायफ्राम से अटैच थी. तो जैसे ही फेरेनिक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो डायफ्राम क्या होगा? डायफ्राम moves downwardly and Sir. become flat. Sir. हाँ बेटा. Sir anterior posterior axis और dorsoventral axis एक ही एक ही बात है. बात है, एक ही बात है. ठीक है. Okay sir. हाँ. Okay sir. देखो बेटा फेरेनिक मसल्स की अगर हम बात कर रहे हैं, मेरी बात को बच्चे समझना. देखिए ये आपको डायग्राम में फेरेनिक मसल्स दिख रही हैं. अरे बोलो. यस सर यस तो सर बेटा फेरेनिक मसल्स एब्डोमिनल वॉल और डायफ्राम के बीच में कनेक्ट है. तो जब फेरेनिक Yes, sir. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, यानी कि ये नीचे की तरफ कॉन्ट्रैक्शन होगा तो नीचे की तरफ मूवमेंट करेंगी. तो नीचे की तरफ Yes. मूवमेंट करेंगी तो डायफ्राम कहाँ जाएगा? डायफ्राम की मूवमेंट किधर हो जाएगी? नीचे की तरफ नीचे की तरफ मूवमेंट हो Downward. जाएगी. Downward. हाँ. तो अभी डायफ्राम रिलैक्स कंडीशन में कैसा है? डोम शेप्ड है. कैसा है? डोम Dome शेप्ड है. Dome shape. डोम शेप्ड आर्क है इसमें. लेकिन जैसे ही ये नीचे की तरफ खींचेगा तो ये क्या हो जाएगा? बिकम फ्लैट. सीधा हो जाएगा. Yes, बिकम sir. फ्लैट. तो आप एक बात देखो, जब डायफ्राम नीचे की तरफ जाएगा तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा बढ़ेगा. बढ़ जाएगा बढ़ेगा सर. हाँ. तो सेम कंडीशन वही हो गई. थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ गया, पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा एंड एयर कम्स इनटू द लंग्स फ्रॉम सराउंडिंग एटमॉस्फेयर एंड दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन. बताओ बात समझ में आई नहीं आई? यस सर आ गई Yes Yes. sir. आ गई. आ गई. ठीक है. अब मैं Yes. पिंक कलर ले रहा हूँ. पिंक कलर से मैंने एक्सपायरेशन दिखाया था तो मैं पिंक ही कलर ले रहा हूँ सेम. ठीक है. तो अब हम बात करते हैं एक्सपायरेशन की. क्या होगा? तो बेटा अगर हम एक्सपायरेशन की बात करें तो एक्सपायरेशन में उल्टा हो जाता है. यानी कि इंस्पायरेशन में पीएम मसल्स ने क्या करा था? कॉन्ट्रैक्शन किया था. ठीक है. तो बताओ एक्सपायरेशन में क्या हो जाएंगी पीएम मसल्स? तो जाएंगी रिलैक्स हो Relax. जाएंगे. रिलैक्स होने की वजह से अब डायफ्राम कहाँ मूव करेगा? अपवर्ड डायफ्राम. Upward. हाँ यहाँ लिख देता हूँ. डायफ्राम Move moves upwardly. upward and become Dome shape. yes Dome dome shaped. shaped. अपनी रिलैक्स कंडीशन में चला जाएगा ना. Yes sir. डोम शेप्ड. जब डोम शेप्ड हो जाएगा, जब ऊपर चला जाएगा तो बेटा बताओ थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. जिसकी वजह से पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. Increase. प्रेशर क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा एंड Increase. एयर गोज टू आउटसाइड फ्रॉम Surrounding. दिस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन. बताइए समझ में आया नहीं आया? यस बोलो. Sir. यस हाँ. ये था नॉर्मल ब्रीथिंग के बारे में. तो नॉर्मल ब्रीथिंग सबको क्लियर हो गई कैसे काम होती है? रटने की कोई Yes, जरूरत sir. नहीं है. Yes ठीक है. sir. चलिए अब बात करते हैं फोर्सफुल ब्रीथिंग की. अब बात करते हैं फोर्सफुल ब्रीथिंग की. तो बेटा आपके एनसीईआरटी में जो दे रखा है सिर्फ हमें उतना पढ़ना है. तो उसमें दे रखा है केवल फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बारे में. तो हम केवल फोर्सफुल एक्सपायरेशन पढ़ेंगे. तो बेटा जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन है इसमें कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं? इसके अंदर दो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं. एक होती है आईआईसीएम और दूसरी मसल्स कौन सी है? एएम मसल्स. AM. ठीक है. तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन का मतलब क्या होता है कि
एक्सलेशन ऑफ वो इम्प्योर एयर या फाउल एयर भी कह सकते हैं, फाउल एयर फ्रॉम लंग्स टू सराउंडिंग एटमॉस्फेयर फोर्सफुली। यानी कि हम फोर्सफुली जितनी एयर लंग्स में छोड़ते हैं, डेट इज कॉल्ड फोर्सफुल एक्सपायरेशन। हमारी बात समझ में आ रही है? तो Yes, सबसे sir. पहले Yes. बात करते हैं आईआईसीएम मसल्स। तो बेटा एक बात बताइए, आईआईसीएम मसल्स किससे कनेक्ट थी? केवल रिब से कनेक्ट थी। तो जब आईआईसीएम की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, तो रिब्स क्या करेंगी? रिब्स मूव्स डाउनवर्डली एंड इनवर्डली। कहाँ कहाँ मूव करेंगी जल्दी बताओ? डाउनवर्डली एंड इनवर्डली। हाँ, भाई कोई भी चीज जब अंदर की तरफ खिंचती है तो अंदर तरफ खींचने से पहले थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट होती है ना। तो रिब्स क्या होंगी? थोड़ी सी डाउनवर्ड जाएंगी, फिर इनवर्ड जाएंगी। तो जब इनवर्ड जाएंगी तो थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम है वो कम होगा, ज्यादा होगा? डिक्रीज होगा। थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगा। और जब वॉल्यूम थोरेसिक कैविटी का कम हो जाएगा तो लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी भी क्या हो जाएगा? डिक्रीज। और चूंकि पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम कम हो गया तो प्रेशर ऑफ पल्मोनरी कैविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा है। और जब प्रेशर बढ़ जाएगा और बाहर प्रेशर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में कम है तो इसका मतलब एयर गोज टू आउटसाइड फोर्सफुली। यहाँ फोर्सफुली जाएगी ना, ठीक है। दिस इज कॉल्ड फोर्सफुल एक्सपायरेशन। समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है। हाँ, अब क्या है? हाँ, अब इसमें अगर हम बात करते हैं कि एएम मसल्स कैसे काम करती हैं, तो एएम मसल्स के बारे में समझो। देखो, आप खुद देखो यहाँ पर देखो, एएम मसल्स ये दिखा रखी है मैंने, दिख रही है सबको डायग्राम में? यस सर। यस तो बेटा जब एएम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एएम मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ऊपर की तरफ जाएंगी, दोनों मसल्स ऊपर जाएंगी। यस सर। और जाने के बाद किसको प्रेस करेंगी? डायफ्राम को प्रेस करेंगी, जिसकी वजह से डायफ्राम में मूवमेंट कहाँ होगी? ऊपर की तरफ होगी। अरे बोलो। और जब डायफ्राम ऊपर जाएगा तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा, ज्यादा होगा? डिक्रीज करेगा। जब कम हो जाएगा तो लंग भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे, जिसकी वजह से पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और प्रेशर क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। और अंदर प्रेशर ज्यादा, बाहर कम, तो एयर गोज टू आउटसाइड। नहीं बात समझ में आई? यस सर, आ गई। यस सर, आ गई। इसका मतलब Yes, अगर sir. हम बात करते हैं कि एएम मसल्स, तो जब एएम मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो क्या होगा? डायफ्राम एब्डोमिनल कैविटी एंड इट्स visceral organ moves upwardly and press the diaphragm और डायफ्राम को क्या कर देंगे? प्रेस कर देंगे। जब डायफ्राम को प्रेस कर देंगी तो उसकी वजह से क्या होगा? ये रही पूरी बात। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी डिक्रीज हो जाएगा, और प्रेशर पल्मोनरी कैविटी का इंक्रीज हो जाएगा, एंड एयर गोज टू आउटसाइड फोर्सफुली। बताइए, सेम ही होगा स्टेप? बाकी तो सेम ही होता है ना बेटा। यस सर। ठीक है। अरे बात समझ में आई सबको? नहीं आई? यस सर। यस सर। आप एक काम करो, Yes, मैं आपको sir. थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यस सर। ठीक है, मैं इसको अरेंज कर देता हूँ आपके हिसाब से। जूम कर दीजिए। जूम करना है? यस सर। ये ले लीजिए, पूरा आ रहा है इसमें। ले लिया?
यस सर। यस सर। चलिए अब इसको ले लीजिए, वैसे नोट्स में भी लिखवा रखा है मैंने पूरा, रुकिए 1 मिनट, यहाँ से ले लीजिए ऐसे। ये सर। ठीक है, चलिए तो अब अपने नोट्स में चलते हैं हम लोग। दिख रहा है सबके सामने नोट्स आ गए? यस सर। यस यस सर। हाँ तो बस सब Yes, sir. समझते चले जाना है। बिल्कुल बेसिक चीजें बताइए बेटा, रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, पूरा दिमाग लगाओ, सीखोगे आज नहीं तो कल सीखना ही है। मेडिकल कॉलेज में इससे ज्यादा सीखना है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल घबराना नहीं है। समझ में 100% समझ में आया ना? मुझे एक बार Yes, बताओ। यस सर। यस सर यस सर। सर मुझे तो 200 आया। तो 200 आया, बहुत बढ़िया बात है, बस खूब मन लगा के पढ़ो। चलिए देखिए, ये तो बेटा मैंने आपको बताया था। अच्छा हाँ, ये तो बता दिया सब मैंने। देखिए अब हम इंस्पायरेशन की बात कर रहे हैं। इंस्पायरेशन, तो इंस्पायरेशन का मतलब हिंदी में क्या है? सांस लेना, यानी कि इट मीन्स इनहेलेशन ऑफ फ्रेश एयर फ्रॉम सराउंडिंग एटमॉस्फेयर इनटू लंग्स, यानी कि सराउंडिंग एटमॉस्फेयर से एयर का लंग्स में आना क्या कहलाता है? इंस्पायरेशन। और इंस्पायरेशन कैसी प्रोसेस है? इंस्पायरेशन इज ए एक्टिव प्रोसेस, यानी कि इसमें एनर्जी यूटिलाइज होती है। बोथ EICM एंड PM मसल्स आर इन्वॉल्व, इसमें दोनों मसल्स इन्वॉल्व होती हैं। अब EICM मसल्स कैसे काम करती हैं? मैंने आपको बताया था कि EICM मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो वेंट्रल साइड पे क्या होगा? रिब्स और स्टर्नम मूव्स अपवर्डली, एंड डोर्सल साइड पे क्या होगा? वर्टिब्रल कॉलम मूव्स डाउनवर्डली, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वॉल्यूम के। तो इसकी यानी कि प्रेशर ऑफ द पल्मोनरी कैविटी डिक्रीज, सो फ्रेश एयर कम्स इनटू द लंग्स फ्रॉम सराउंडिंग एटमॉस्फेयर एंड दिस इज कॉल्ड इंस्पायरेशन। सेम इसी तरीके से यहाँ पे EICM मसल्स काम करेंगी। PM मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो डायफ्राम मूव्स डाउनवर्डली एंड बिकम फ्लैट, सो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज। और वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज से आगेगा, जैसे ऊपर हमने बताया था, बिल्कुल वही चीज आगे की तरफ कनेक्ट हो जाएगी। अरे बोलिए, तो यानी कि सेम एज अबव, टाइम बचाने की। ठीक है, अब एक्सपायरेशन में बिल्कुल उल्टा होता है। एक्सपायरेशन का मतलब होता है लंग्स के अंदर जो इम्प्योर एयर है उसका सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में जाना, यानी कि इट मींस एक्सेलेशन ऑफ फाउल एयर और इम्प्योर एयर फ्रॉम लंग्स टू सराउंडिंग एटमॉस्फेयर। इट इज ए पैसिव प्रोसेस, यानी कि सांस छोड़ने में हमको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। बोथ EICM एंड PM मसल्स आर इन्वॉल्व। सांस छोड़ने में हमें क्यों एनर्जी को यूटिलाइज नहीं होती? क्योंकि सांस छोड़ने में जो मसल्स होती हैं वो यूटिलाइज नहीं होती, क्योंकि मसल्स एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो रिलैक्स होने में उसको कोई एनर्जी नहीं चाहिए। अरे बात समझ में आ रही है? इसका मतलब EICM और PM दोनों ही क्या करेंगी? यहाँ पर रिलैक्स करेंगी। जब EICM रिलैक्स करेगा तो वेंट्रल साइड में रिब्स और स्टर्नम डाउनवर्डली मूव कर जाएंगे और डोर्सल साइड में वर्टिब्रल कॉलम अपवर्डली मूव कर जाएंगे। ठीक है, और PM मसल्स जब रिलैक्स करेंगी तो डायफ्राम्स ऊपर चला जाएगा, मूव्स अपवर्डली एंड बिकम डोम शेप्ड। तो दोनों की वजह से ही क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, और वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर ऑफ द पल्मोनरी कैविटी इंक्रीज हो जाएगा और फाउल एयर यानी गंदी एयर गोज फ्रॉम लंग्स टू सराउंडिंग एटमॉस्फेयर चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड एक्सपायरेशन। बताओ समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है, एक्सपायरेशन के बाद बेटा फोर्सफुल एक्सपायरेशन है। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए लिखा है मींस एक्सलेशन ऑफ इम्प्योर एयर फ्रॉम लंग्स टू सराउंडिंग एटमॉस्फेयर फोर्सफुली। अगर हम फोर्सफुली किसी एयर को बाहर की तरफ निकालते हैं, जैसे मैंने देखो इधर नॉर्मल इंस्पायरेशन कर रहा हूं, और जब मैंने एयर एक्सपायरेशन किया नॉर्मल, फिर मैंने फोर्स लगा के निकाली, फोर्स करके जो बाहर निकल, दैट इज कॉल्ड फोर्सफुल एक्सपायरेशन। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व होंगी? IICM एंड AM मसल्स।
तो IICM मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो रिब्स मूव्स डाउनवर्डली एंड इनवर्डली, सो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। सेम इसी तरीके से एब्डोमिनल मसल्स जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो एब्डोमिनल कैविटी और उसके अंदर जो विसरल ऑर्गन्स है मूव्स अपवर्डली, प्रेस द डायफ्राम, जिसकी वजह से दोनों की वजह से क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर ऑफ द पल्मोनरी कैविटी इंक्रीज हो जाएगा एंड एयर गोज टू आउटसाइड फोर्सफुली। बताइए समझ में आया नहीं आया अच्छे से आप लोगों को? यस सर। यस चलिए अब बात करते हैं, अब बात करते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम्स की। लंग्स के अंदर कुछ वॉल्यूम्स होते हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं। इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं पीवी, ठीक है। तो 4 तरीके के वॉल्यूम्स हम यहाँ पर पढ़ते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 4 वॉल्यूम एक साथ दिखाई देंगे आपको, ठीक है। हाँ, तो ये देखिए 4 वॉल्यूम्स होते हैं। एक होता है टाइडल वॉल्यूम जिसकी वैल्यू होती है 500 ml। एक होता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको हम IRV से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू होती है 2500 से 3000 ml। फिर होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको ERV से लिखते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml। अगला होता है रेजिडुअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम को हम RV से दिखाते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1100 से 1200 ml। क्लियर? तो बेटा देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। टाइडल वॉल्यूम का मतलब ये होता है नॉर्मल ब्रीथिंग में जितनी वॉल्यूम ऑफ एयर हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं और बात करते हुए समय मैं सांस भी ले रहा हूं और छोड़ भी रहा हूं, तो जो मैं सांस ले रहा हूं यानी कि इंस्पायरेशन कर रहा हूं उसका जो वॉल्यूम है दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। जो मैं सांस छोड़ रहा हूं, जो मैं सांस छोड़ रहा हूं उसमें भी मैं कितनी एयर बाहर निकाल रहा हूं, टाइडल वॉल्यूम के इक्वल निकाल रहा हूं। यानी कि इंस्पायरेशन में 500 ml ले रहा हूं और एक्सपायरेशन में ही 500 ml निकाल रहा हूं। नहीं बात समझ में आई? सर यस आई बात आ गई समझ में? यस सर। हाँ बेटा। सर टाइडल वॉल्यूम में जैसे पर मिनट में 6000 to 8000 ml है, ये 500 ml किसके अकॉर्डिंग है? बेटा देखो तुमने जो पहले पढ़ रखा है सिर्फ उसको अप्लाई मत करो, अभी उस चीज को हटा दो। अभी केवल और केवल जैसे मैं बता रहा हूँ उस चीज को करो। अभी तुम वो पर मिनट वॉल्यूम उन चीजों में मत जाओ, ठीक है। जब मैं आप लोगों को बोलूंगा उसके हिसाब से चलना है। आपने पुराना जो पढ़ रखा है उसको भूल जाओ, सिर्फ ये याद रखो कि विकास सर क्या पढ़ा रहे हैं। पहले उस चीज को, कॉन्सेप्ट को बनाओ, मैं उस चीज को फिर आराम से अपने आप करा दूंगा, ठीक है। हाँ, क्योंकि पढ़ाने का एक तरीका होता है, हम पुरानी चीजों को अगर अप्लाई करने लगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे, हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, ठीक है। आप अभी सिर्फ इसको फोकस करो, फिर आप उसको अपने आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है? इसका मतलब हमने नॉर्मल इंस्पायरेशन में और नॉर्मल एक्सपायरेशन में जितनी एयर का एक्सचेंज किया, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पे लिखा है वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन नॉर्मल ब्रीथिंग, ठीक है। यानी कि नॉर्मल ब्रीथिंग में जितनी एयर हम इनहेल्ड कर रहे हैं या जितनी एयर हम एक्सहेल्ड कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टाइडल वॉल्यूम। बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कहते हैं कि सर जितनी एयर हम ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं दोनों को मिलाकर 500 ml है। नो, 500 ml हम ले रहे हैं इंस्पायरेशन में और 500 ml ही हम निकाल रहे हैं। बेटा म्यूट कर दो, कौन बच्चा है ये? कौन सा बच्चा बेटा ये? हेलो, हाँ जी बच्चों। यस सर। सर कर लिया उसने अपने आप को म्यूट। हाँ ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल इंस्पायरेशन में 500 ml लेते हैं और नॉर्मल एक्सपायरेशन में ही 500 निकालते हैं। यानी कि टाइडल वॉल्यूम ही हम लेते हैं और टाइडल वॉल्यूम ही हम निकालते हैं। तो बताओ टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है? 500 ml। 500 ml। तो अगर हमें टाइडल वॉल्यूम को डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड और एक्सहेल्ड इन नॉर्मल ब्रीथिंग। यानी कि नॉर्मल ब्रीथिंग में जितनी एयर हम लेते हैं दैट इज कॉल्ड 500 ml, जितनी एयर निकालते हैं दैट इज कॉल्ड 500 ml। राइट? क्लियर है सबको? यस सर। चलिए अब आता है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो मेरी बातों को पकड़ना, मेरी बातों मैं बार बार इतनी एनर्जी यूटिलाइज कर रहा हूं, तुम मेरे पॉइंट्स को पकड़ना, ठीक है, कि मैं क्या बोल रहा हूं। क्वेश्चन रुकेगा नहीं, वरना तो बेटा कुछ नहीं हो सकता। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का होता है, पहले डेफिनेशन को समझना, वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। यानी कि नॉर्मल इंस्पायरेशन हमने किया, उसके बाद हम जितनी एयर और मैक्सिमम ले सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। राइट?
सर Yes, वो sir. भागते आते हैं और एकदम से सांस बेटा गहरी लगती है, वही वाली। फिर बेटा वही वाली बात, मैं कैसे पढ़ाऊंगा बेटा? मैं वो अभी दौड़ने भागने का काम मत करो, सिर्फ उस पॉइंट पे बात करो जो मैं पॉइंट बात कर रहा हूँ। मैं बहुत ही पता है, मैं बहुत पढ़ाने में डेडिकेटेड हूँ और आप उस चीज पे डेडिकेटेड नहीं हो। अभी किसी को दौड़ाओ मत, भगाओ मत, सिर्फ इस बात पे फोकस करो कि विकास सर क्या पढ़ा रहे हैं। और आप मेरी बात का बुरा मत मानो, मैं आप लोगों को मेडिकल की तरफ लेके जा रहा हूँ, नीट की तरफ लेके जा रहा हूँ। आप कॉन्सेप्ट बनाओ, बाद में हम लोगों को भगाएंगे, दौड़ाएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे, सारे काम करवाएंगे। अभी आप उस चीज को फोकस करो कि विकास सर क्या कहना चाह रहे, कॉन्सेप्ट को पकड़ो। नई बात समझ में आई मेरी? यस सर। हाँ, और बुरा नहीं मानना है, मैं किसी की बात को काट नहीं रहा हूं, ना मैं किसी को सुना रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट को पकड़ो। मैं लगातार यहाँ पे एनर्जी यूटिलाइज कर रहा हूं सिर्फ इसलिए कि आप चीजों को समझें, ठीक है? क्योंकि हम बच्चे नहीं है, हम बड़े हो चुके हैं और हमें करियर बनाना है। देखिए इधर, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितनी एयर आप लंग्स में भर सकते हो, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। यानी कि जैसे मैंने देखो, इधर देखो, मैंने नॉर्मल इंस्पायरेशन किया, इसके बाद जितनी एयर में ले सकता हूं, यानी कि नॉर्मल इंस्पायर, देखो यहां से मैंने सांस लिया, ये हो गया नॉर्मल इंस्पायरेशन। इसके बाद जो मैंने अंदर की तरफ एयर और मैक्सिमम खींची, दैट इज कॉल्ड IRV। नई बात समझ में आई? आगे सर। बोलो। तो यानी कि IRV आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन है या बिफोर नॉर्मल इंस्पायरेशन है? आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन। आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, ठीक है? इसका मतलब कितनी मैक्सिमम एयर मैं लंग्स में भर सकता हूं इंस्पायरेशन में? टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV, दैट इज कॉल्ड इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसकी बात समझ में आई? आ गई सर। Yes, sir. ठीक है, यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात करेंगे तो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या रहेगी? टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV। क्योंकि टाइडल वॉल्यूम तो आप नॉर्मल इंस्पायरेशन में लेते ही हो, उसके बाद जो फोर्सफुली खींची दैट इज कॉल्ड IRV। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस IRV इज इक्वल टू IC, यानी कि इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। क्लियर है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो 2500 से 3000 ml होगा, राइट? ठीक है, ये इसकी वैल्यू है। चलिए अब बात करते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जस्ट लाइक ए इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। वो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। यानी कि हम जो नॉर्मल एक्सपायरेशन में एयर निकाली, उसके बाद जो फोर्सफुली निकाली, दैट इज कॉल्ड ERV। तो ERV आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन होती है, बिफोर नॉर्मल एक्सपायरेशन होती है? आफ्टर नॉर्मल। आफ्टर, यानी कि नॉर्मल सांस निकालने के बाद जितनी और मैक्सिमम आप निकाल सकते हो, डेट इज कॉल्ड ERV। तो बताओ, हाँ, तो बेटा ERV और TV को अगर जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। यानी कि लंग से आप कितनी एयर निकाल सकते हो मैक्सिमम? एक तो टाइडल वॉल्यूम निकाल सकते हो प्लस ERV निकाल सकते हो। यानी कि Plus ERV। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी कितनी हो गई आपकी? ERV TV प्लस TV प्लस TV। ठीक है, तो यानी कि वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड फोर्सफुली आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। क्लियर है? और इसकी वैल्यू होती है 1000 to 1100 ml। समझ में आ रहा है सबके? यस सर। अगला है रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद जब आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करोगे तो कितनी एयर बाहर निकालोगे मैक्सिमम? एक तो TV निकाल दोगे, प्लस क्या निकाल दोगे? ERV निकाल दोगे। ERV सर। IRV निकालोगे, ERV निकालोगे? ERV। ठीक है, तो जब निकाल दोगे उसके बाद भी जो एयर लंग्स के अंदर रह जाएगी एल्वुलाई में, जो एयर कभी नहीं निकलती, जिसकी वजह से लंग्स हमेशा फूले हुए रहते हैं, यानी कि इन्फ्लेटेड कंडीशन में रहते हैं, फूले हुए रहते हैं। यानी कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो एयर लंग्स में रह जाती है, जो कभी नहीं निकलती, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन। यानी कि फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी जो एयर लंग्स में रह जाती है, दैट इज कॉल्ड रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, समझ में आया सबको तीनों चारों वॉल्यूम? यस सर। ठीक है, यस सर। इसके बाद अब हम बात करते हैं पल्मोनरी कैपेसिटी की।
पल्मोनरी कैपेसिटी। बेटा जो पल्मोनरी कैपेसिटी होती है ये 5 तरीके की होती है। एक होती है इनस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक होती है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक होती है फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी, 2 और होती हैं, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इनस्पायरेटरी कैपेसिटी। इनस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? जितनी मैक्सिमम एयर आप लंग्स के अंदर भर सकते हो फोर्सफुली, दैट इज कॉल्ड इनस्पायरेटरी कैपेसिटी। यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी इनहेल्ड इनटू लंग्स फोर्सफुली। तो आप मैक्सिमम कितनी एयर लंग्स के अंदर फिल्ड कर सकते हो? एक तो टाइडल वॉल्यूम कर सकते हो और एक आईआरवी कर सकते हो। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? इनस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो टाइडल वॉल्यूम रख दो 500 और आईआरवी की वैल्यू रख दो, एक बार उसके साथ जोड़ दो, एक बार दूसरी यूनिट के साथ जोड़ दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 3000 से 3500 ml। नहीं बात समझ में आई? यस सर। समझ पा रहे हो? यस सर। हाँ। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या है? मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड फोर्सफुली फ्रॉम लंग्स, यानी कि लंग से मैक्स फोर्स के थ्रू जितनी एयर आप बाहर निकाल सकते हो, डेट इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। तो एक्सपायरेटरी कैपेसिटी इज इक्वल टू होता है टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी, यानी कि 1500 से 1600 ml। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। यस सर। चलिए अगला आता है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का मतलब ये है कि फोर्सफुल हमने क्या करा? हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन करा। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में कौन सी एयर बाहर निकलेगी? बोलो। रेजिडुअल, टाइडल। टाइडल वॉल्यूम बाहर निकलेगी। तो टाइडल वॉल्यूम जब हम नॉर्मल एक्सपायरेशन करेंगे तो टाइडल वॉल्यूम बाहर चली जाएगी, तो लंग्स में कौन सी एयर रह जाएगी? आरवी प्लस ईआरवी, क्योंकि फोर्सफुल थोड़ी करा। आरवी प्लस ईआरवी रह जाएगी ना। यस सर। क्यों? क्योंकि ईआरवी तो फोर्सफुल निकल सकती थी, फोर्स के थ्रू निकलती है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन में फोर्सफुल थोड़ी करा, हमने नॉर्मल एक्सपायरेशन किया। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में केवल टाइडल वॉल्यूम तो निकलेगा। तो बोलो बेटा। ठीक है। तो जब नॉर्मल आप एक्सपायरेशन करोगे टाइडल वॉल्यूम निकलेगा, तो जो लंग्स में बाकी जो एयर रह जाएगी, यानी कि आरवी प्लस ईआरवी, दैट इज कॉल्ड एफआरसी, फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी। यानी कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच रिमेन इन लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। तो यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन में हमने टाइडल वॉल्यूम निकाल दिया, तो केवल कौन सी एयर रह जाएगी लंग्स में? कौन सा वॉल्यूम रह जाएगा? ईआरवी प्लस आरवी, दैट इज कॉल्ड एफआरसी, फंक्शन रेजिडुअल कैपेसिटी। तो दोनों की वैल्यू को जोड़ दो, पीछे ऊपर वैल्यू लिखी हुई है, आपकी वैल्यू आ जाएगी 2100 से 2300 ml। नहीं समझ में आई? आ गई सर। यस सर। अगला आता है वाइटल कैपेसिटी, जिसको हम बोलते हैं वीसी, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है? जितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आप इनहेल कर सकते हो या जितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आप एक्सहेल कर सकते हो, उनको प्लस कर दो, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। यानी कि जितनी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आप लंग्स पे भर सकते हो या लंग्स से निकाल सकते हो, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। तो वही लिखा है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर विच कैन बी इनहेल्ड और एक्सहेल्ड फोर्सफुली। तो चूंकि फोर्सफुली कर रहे हैं, तो यानी कि इसमें टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी, तीनों को जोड़ देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4000 से 4600 ml। ये हो जाएगी वाइटल कैपेसिटी। नहीं समझ में आई बात? आ गई सर। आ गई? अरे बेटा बोलो, आप लोग दिमाग में Yes, लगा पा sir. रहे क्या? मुझे सबकी Yes, आवाज sir, आनी चाहिए, अगर Yes, समझ में आ रहा है sir. तो। नहीं आ रही आवाज, इतने Yes, कम sir, बच्चे। यस सर आ गई। हाँ Yes, sir, बेटा, आ गई। एक डॉक्टर की तरह सोचो, डॉक्टर की तरह। डॉक्टर का माइंड बहुत तेज चलता है भाई, बहुत सिंपल सी बात है। हम बहुत सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो दिक्कत वाली चीज है। तो वाइटल कैपेसिटी वो है जितनी मैक्सिमम वॉल्यूम आप इनहेल कर रहे हो या एक्सहेल कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड वाइटल कैपेसिटी। तो इनहेल मैक्सिमम कितनी कर रहे हो आप? आईवी प्लस आईआरवी। एक्सहेल कितनी कर रहे हो? बोलो भाई, आप मैक्सिमम इनहेल कितनी कर रहे हो? आईआरवी प्लस टीवी, टीवी प्लस IRB plus आईआरवी। TB. ठीक है। मैक्सिमम एक्सेल कितनी कर रहे हो? टीवी प्लस ईआरवी। TB plus ERV. अब टीवी आप कॉमन ले लोगे, टीवी आप कॉमन आ जाएगा, तो आईआरवी प्लस ईआरवी जुड़ जाएगा, तो आईआरवी प्लस ईआरवी प्लस टीवी। अरे नहीं बात समझ में आई? यस सर। Yes. क्लियर है? Yes, sir. वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन एज, सेक्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज ऑफ पर्सन। 3 चीजों पे डिपेंड करती है, एज पर, सेक्स पे और फिजिकल एक्टिविटी पे।
जैसे अगर हम ओल्ड एज पर्सन लें और यंग एज पर्सन लें तो वाइटल कैपेसिटी ज्यादा किसकी होगी? यंग पर्सन की, क्योंकि यंग पर्सन के लंग्स जो होंगे वो अच्छे होंगे, हेल्थी लंग्स होंगे, तो उनमें ज्यादा एयर फील्ड होगी एज कंपेयर टू, बोलो, ओल्ड पर्सन। इसीलिए वाइटल कैपेसिटी ऑफ यंग पर्सन इज ग्रेटर देन वाइटल कैपेसिटी ऑफ ओल्ड मैन, राइट? ठीक है। अगर हम सेक्स की बात करते हैं तो मेल और फीमेल में अगर देखें तो मेल के अंदर वाइटल कैपेसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फीमेल। और अगर हम फिजिकल एक्टिविटी की बात करें तो एक नॉर्मल पर्सन है जैसे मैं, और एक कोई फिजिकल एक्टिविटी जो बहुत ज्यादा करता है, कोई एथलीट ले लो, तो एथलीट का क्या होगा? वाइटल कैपेसिटी मुझसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो कार्डियक फंक्शंस की वजह से अपनी वाइटल कैपेसिटी को बढ़ा लेगा। अरे बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यस सर। तो वाइटल कैपेसिटी इज मैक्सिमम इन एथलीट, यंग पर्सन एंड मेल देन नॉर्मल पर्सन, ओल्ड पर्सन एंड फीमेल रेस्पेक्टिवली। एक ही लाइन में मैंने सारी बात कह दी, ठीक है। इसके बाद आता है टोटल लंग कैपेसिटी, जिसको टीएलसी कहते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी नाम से पता लग रहा है जितनी मैक्सिमम एयर लंग्स में फिल्ड हो सकती है। और लंग्स में कितनी मैक्सिमम एयर फिल्ड हो सकती है? आपकी वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा टीएलसी। तो आ जाएगी 5100 से 5800 ml, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 6 लीटर जो एयर है वो आपके लंग्स में फिल्ड हो सकती है। अरे नहीं बात समझ में आई? यस सर। आ गई। चलिए, तो इसके बाद अब एक अगला टॉपिक आता है। यही जो मैंने पल्मोनरी वॉल्यूम और पल्मोनरी कैपेसिटी बताए, अब मैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं। तो लिखा हुआ है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पल्मोनरी कैपेसिटी एंड पल्मोनरी वॉल्यूम। ठीक है, तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं बनाकर दिखा रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए इधर सब लोग, सबको दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। एक मिनट मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं पहले। हाँ, तो देखिए अब मैं आपको बता रहा हूं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीवी एंड पीसी। पीवी की फुल फॉर्म बताइए क्या है? पल्मोनरी वॉल्यूम। और पीसी की? पल्मोनरी कैपेसिटी। कैपेसिटी। तो देखिए इधर मैं एक छोटा सा हल्का सा रिवीजन भी करा देता हूं। पल्मोनरी वॉल्यूम आपके 4 टाइप के थे, ठीक है। एक था आपका टीवी, एक था आपका आईआरवी, एक आपका था ईआरवी और एक आपका था आरवी। पल्मोनरी कैपेसिटी भी आपकी 5 टाइप की थी, 5 तरीके की थी। कौन कौन सी? एक थी आपकी आईसी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, एक थी ईसी एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, तीसरी थी एफआरसी फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फिर था अगला था वाइटल कैपेसिटी, अगला क्या था बेटा? टोटल लंग कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, और उसके बाद टीएलसी टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी। हाँ, तो देखो अगर हम टाइडल वॉल्यूम देखें तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन किया और नॉर्मल एक्सपायरेशन किया, ठीक है। तो यानी कि टाइडल वॉल्यूम लिया और टाइडल वॉल्यूम ही छोड़ दिया, किसमें? नॉर्मल रेस्पिरेशन में। नई बात समझ में आई? यानी कि नॉर्मल रेस्पिरेशन में टाइडल लेते हैं, टाइडल छोड़ते हैं। ईआरवी क्या होता है? ईआरवी क्या होता है? ये देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से एरो यहाँ पे मैंने डिवीजन कर दिया, मैं ब्लू कलर से कर देता हूँ, ये डिवीजन कर दिया। अब ईआरवी क्या होगा? नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद जितनी मैक्सिमम एयर आप इनहेल करोगे, डेट इज कॉल्ड आईआरवी। यानी कि ये तो आपने लिया ही टाइडल वॉल्यूम, उसके बाद जो मैं आपने मैक्सिमम फोर्सफुली खींची, ये फोर्सफुल खींची जाती है, फोर्सफुली अंदर की तरफ खींची, डेट इज कॉल्ड आईआरवी। अरे नहीं बात समझ में आई? आ गई। अब अब टीवी प्लस आईआरवी ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। नहीं बात समझ में आई? ठीक है।
आ गई सर। ERV क्या हो गई? ERV क्या हो गई? देखो टाइडल वॉल्यूम तो लेंगे एक्सपायरेशन हाँ फोर्सफुली उसके आफ्टर नॉर्मल हाँ उसके एक्सपायरेशन। बाद जितनी हम बाहर निकाल लोगे आप, ये आउट बाहर, ये तो इन हो रही है और ये क्या हो रही है? आउट, बाहर निकलेगी, डेट इज कॉल्ड ERV। तो मैंने देखो टाइडल वॉल्यूम के बाद निकाली है, अरे देख रहे हैं? तो ये भी क्या होगी? फोर्सफुली होगी, यस सर। फोर्सफुली होगी। तो इसका मतलब टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV को अगर आप जोड़ दें तो क्या आ जाएगा? EC। इसी सब कुछ समझ में आ रहा है? ठीक है, अब RV क्या है? RV क्या है? यानी कि टाइडल वॉल्यूम भी आपने निकाल दिया, टाइडल वॉल्यूम भी निकाल दिया आपने, ERV भी निकाल दिया। उसके बाद जितनी लंग्स के अंदर रह जाएगी, रिमेन इन लंग्स, जो लंग्स में रह जाएगी, डेट इज कॉल्ड RV। अरे नहीं, बात समझ में आई? आ गई। आ गई सर। हाँ, और इनस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या हो गई? जितनी मैक्सिमम आप ले सकते हो, आप टीवी ले सकते हो प्लस IRV ले सकते हो। EC क्या है? जितनी आप मैक्सिमम निकाल सकते हो, टीवी प्लस ERV। तो ERV चूंकि यहाँ पे ERV और IRV लग गया तो दोनों में ही फोर्सफुल होगा, यस तो यानी कि फोर्सफुली जितनी निकाल सकते हो मैक्सिमम IC, और जितनी EC और जितनी ले सकते हो मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड IC। FRC क्या है? नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी लंग्स में रह जाती है, लंग्स में कौन कौन सी रह जाएगी? ERV, क्योंकि ERV तो ERV force plus करती है, RV। RV। ठीक है, आफ्टर नॉर्मल इंस्पायरेशन, आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन, यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी एयर आपके लंग्स में रह जाएगी, दैट इज कॉल्ड FRC। नहीं, बात समझ में आई? और आ गई BC सर। क्या है? जितनी मैक्सिमम आप ले सकते हो और छोड़ सकते हो, तो मैक्सिमम आप टीवी प्लस IRV ले सकते हो और छोड़ कितनी सकते हो? टीवी प्लस ERV। तो टीवी कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा ये। नहीं, बात समझ में आई? और TLC क्या है? TLC क्या है? ये जो VC है, टोटल VC के साथ आप RV जोड़ दो तो टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। अरे रिवीजन हुआ नहीं हुआ? यस सर। ठीक है, अब इसी चीज को मैं ग्राफ की फॉर्म में दिखा रहा हूँ, इसी चीज को मैं ग्राफ की फॉर्म में दिखा रहा हूँ, देखना आप कंपेयर करना, इसी चीज को ग्राफ की फॉर्म में दिखा रहा हूँ। देखो, अब मैंने ये ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है? अब देखो, ठीक है, ये बन गया। तो बेटा अब देखो, यहां से यहां तक की जो वो है, देखो ये क्या है? टाइडल वॉल्यूम। ये टाइडल वॉल्यूम हो गया, ठीक। फिर टाइडल वॉल्यूम के बाद जितनी मैक्सिमम, जितनी एयर आप इनहेल कर सकते हो फोर्सफुली, डेट इज कॉल्ड, क्या है ये? IRV। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हाँ, इनस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और टीवी के बाद जितनी मैक्सिमम एक्सहेल कर सकते हो, डेट इज कॉल्ड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। हाँ, और उसके बाद जो लंग्स में रह जाएगी, डेट इज कॉल्ड रेसिडुअल वॉल्यूम। RV। नहीं समझ में आई? आ गया सर। ठीक है, आ गई सर। अब मुझे इनस्पायरेटरी कैपेसिटी निकालना है, यानी कि IRV प्लस टीवी मिलके क्या बन जाता है? इनस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो ये हो गई आपकी इनस्पायरेटरी कैपेसिटी यहाँ तक। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बनाना है तो टीवी प्लस ERV, तो यानी कि ये एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बोलो। यस सर। अब FRC की बात कर रहे हैं। Yes, sir. FRC का मतलब ये, FRC का मतलब क्या होता है? यानी कि नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद जितनी एयर लंग्स पे रह जाएगी, कौन कौन से रह जाएगी? ERV प्लस RV। ERV प्लस RV। हाँ, यानी कि ये क्या हो गई? FRC। क्लियर है? और
वाइटल कैपेसिटी क्या है, जितनी मैक्सिमम आप निकाल सकते हो और ले सकते हो, यानी कि IRV प्लस TV प्लस ERV। तो यानी कि ये वाइटल कैपेसिटी हो जाएगी यहाँ से लेकर यहाँ तक। और वाइटल कैपेसिटी में अगर आप रेजिडुअल वॉल्यूम जोड़ दोगे तो क्या जाएगा टोटल? टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी। तो सारा ग्राफ समझ में आया नहीं आया? यस सर। ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था, मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्पायरोमीटर जो होता है वो क्या करता है, वो एयर को क्या करता है, जितनी भी वॉल्यूम्स हैं उनको कैलकुलेट करने का काम करता है। लेकिन इस स्पायरोमीटर का एक ड्रॉबैक है, ये रेजिडुअल वॉल्यूम को कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, यानी कि उसको कैलकुलेट नहीं कर सकता। तो जब ये रेजिडुअल वॉल्यूम को कैलकुलेट नहीं कर सकता तो जिस के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम आएगा उसको भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। यानी कि एक तो रेजिडुअल वॉल्यूम कैलकुलेट नहीं हो सकता, एक FRC नहीं हो सकता, क्योंकि FRC के अंदर भी क्या आता है, रेजिडुअल वॉल्यूम आता है, इसको भी कैलकुलेट नहीं कर सकता, और टोटल लंग कैपेसिटी को भी कैलकुलेट नहीं कर सकता। यानी कि 3 चीजें ये कैलकुलेट नहीं कर सकता, एक तो RV, एक FRC और एक TLC, क्योंकि तीनों में ही रेजिडुअल वॉल्यूम आता है। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। यस सर। आ गई? यस सर। हाँ यस सर। हाँ तो बेटा, हाँ तो बेटा जल्दी से आप इसका वो ले लो स्क्रीनशॉट, पहले इधर का लो स्क्रीनशॉट, घर में बैठ के बहुत अच्छे से पढ़ना। ले लो पहले इधर का, ले लिया? यस सर, ले लिया। यस हटा दूं? चलिए अब तो वो इधर का ले साइड का नहीं दिख रहा पूरा। अरे अब लो, सेकंड। ले ले सर। ठीक है। एक काम करता हूँ, एक बार छोटा करके दे देता हूँ, यस सर। शायद पूरा आ जाए एक ही पेज पर। देखो एक पेज पे आ गया पूरा। एक सेकंड। क्लियर है? आगे बढ़ जाएं? यस सर। चलिए यस। यस सर। चलिए तो हाँ, तो देखो ये ग्राफ था, तो मैंने आपको बताया स्पायरोमीटर कैन नॉट कैलकुलेट RV FRC एंड TLC। TLC। हाँ, अब आप देखो इसके बाद के आपके पास नोट्स दे रखे हैं मैंने? यस सर। दे रखे हैं? यस सर। हाँ यस सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, मैंने खोल लिए हैं। हाँ, अब बेटा यानी कि ये स्पायरोमीटर का आपको पता लग गया। अब देखो आप पूछ रहे थे मिनट वॉल्यूम। देखो मिनट वॉल्यूम क्या है, 1 मिनट में जितना आप नॉर्मल ब्रीथिंग में एयर का इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन करोगे, तो 1 मिनट में टाइडल वॉल्यूम हो गया, प्लस कितनी बार ब्रीथ करते हो आप, 12 to 16 टाइम ब्रीथ पर मिनट। अरे बोलिए। यस सर। ठीक है, तो टाइडल sir. वॉल्यूम होता है 500 इंटू 12 to 16, तो एक बार 500 की 12 से मल्टीप्लाई कर दो, एक बार 16 से कर दो, तो 6000 to 8000 ml पर मिनट आ जाएगा। बताओ क्लियर हुआ नहीं हुआ? यस सर। यस सर। क्लियर है? क्लियर हो गया सर। ठीक है ना? मुझे मौका दिया करो, सब मेरे नोट्स के अंदर है, आप परेशान नहीं होना है। मैंने पूरी तैयारी कर रखी है, आप चिंता ना करो, आप बस मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़ो। ठीक है ना? चलिए अब स्टार्ट होता है। अब बताओ ब्रीथिंग के बाद दूसरी मैकेनिज्म और तीसरी मैकेनिज्म कौन कौन सी थी? सर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक तो आप लोग ना याद ही नहीं रखते कि क्या चीज है। पता है कुछ भी चीज में ना आप घर जाके पढ़ ही नहीं रहे हो, क्योंकि पढ़ने वाला हमेशा आंसर देता है। ये मैंने साफ साफ लिखवाया था कि फिजियोलॉजी और रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले मैं ब्रीथिंग पढ़ाऊंगा, तो मैंने आपको ब्रीथिंग बता दी, ब्रीथिंग के अंदर मसल्स बता दी, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन, फोर्सफुल इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन बता दिया मैंने आपको, इसके अंदर PC बता दी, इसके अंदर PV बता दिया मैंने, इसके अंदर ग्राफ बता दिया। सारी चीजें क्लियर हो गई? यस यस। अब अगला प्रोसेस है एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, इसको हम एक साथ पढ़ाएंगे। ठीक है, दोनों एक, ये प्रोसेस दोनों एक साथ चलती हैं। क्लियर? तो अगली प्रोसेस कौन सी आ गई बेटा, जल्दी बताओ। एक्सचेंज ऑफ Exchange of transport of gases. गैसेस।
एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्लियर? तो इसको मैं बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूं, एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। आप बहुत ही आराम से देखना, चीजों को इतना अच्छा समझ में आएगा, बस ध्यान देनी है हर बात पर। स्टार्ट कर दें? यस सर। चलिए स्टार्ट करते Yes. हैं। तो मैंने इसको यहां पर बना रखा है, एक मिनट। बहुत ही साफ साफ बड़ा सुंदर मैंने यहाँ पे बच्चों को बताया है। देखिए, बताइए आपके सामने आ गया क्या? यस सर। ठीक है, स्टार्ट करें कहानी। ठीक है, बहुत ही साफ साफ मैकेनिज्म है। डर तो नहीं लग रहा देखकर? पहले ये बताइए। लग रहा है सर। लग रहा है डर? यस सर, यस पूरा सर। ऊपर हो रखा है। समझ में नहीं आ रहा। अरे बच्चे हो, तुम तो बहुत डरपोक हो। मैं नहीं डरता बिल्कुल भी, मैं तो चैलेंज सर कोई नहीं सर, आप कराओ सर। हाँ सर हम भी कर रहे हैं। ठीक है, वो समझते चले जाएंगे ना तो हाँ। हो जाएगा फिर। चलो ठीक है सर। अब क्या है, आप बिल्कुल म्यूट कर दो और मेरी बात को सुनते चले जाओ, और बिल्कुल माइंड को ये सोच लो कि हमें सब समझ में आएगा, 100% समझ में आएगा। मैं इस बात की प्रॉमिस करता हूँ। बस शांति से सुनते जाना एक एक पॉइंट को, कि विकास सर क्या कह रहे हैं। जैसे कहानी, जैसे एक मूवी चलती है ना, आप उस तरीके से इस चीज को फील करो। आप बिल्कुल भूल जाओ कि ये टॉपिक है कोई। क्वेश्चन जिंदगी में गलत हो जाए तो बोल देना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा देखो, ये कोई इंसान है। जैसे बच्चों कोई एक नाम बताओ, कोई बच्चा। अरे बोलो। नरेंद्र मोदी ले लो सर, हमारे प्रधानमंत्री। नहीं, अरे नहीं, वो बहुत रेस्पेक्टफुल है, सा नाम। रेस्पेक्टफुल है। आप अपना नाम बताओ, चलो बताओ। सर चिंटू ले लो। है? चलो ये चिंटू है एक, ठीक है? चिंटू ठीक है। चिंटू ने क्या करा, एयर को इनहेल किया, यानी कि इनहेल्ड एयर करी। तो जब ये इनहेल्ड करेगा तो सराउंडिंग एटमॉस्फेयर है बेटा, सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है 159 mmHg, ठीक है? और पार्शियल प्रेशर CO2 का होता है 0.03 mmHg। लेकिन ये वैल्यू अब आपके उसमें चेंज हो चुकी है। किसके अंदर चेंज हो चुकी है ये वैल्यू अब? एक मिनट। NCERT। हाँ, एनसीईआरटी में 0.3 कह दिया गया है अब इसको, तो आप 0.3 कर दें इसको, ज्यादा बेटर है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है। तो अब ये हो जाएगा 0.3 mmHg। अरे बात समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, तो Yes, जीरो, हाँ। sir. तो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का है 159 mmHg और CO2 का है 0.3 mmHg। तो जब बेटा इसने इनहेल की एयर को, तो एयर होकर ये पहुंच गई लंग्स में, और लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं एल्वुलाई, और एल्वुलाई के अंदर प्रेजेंट होती हैं छोटी छोटी, एल्वुलाई के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं एल्वुलर कैविटी या एल्वुलर सैक, राइट? और उसके अंदर जो एयर होगी दैट इज कॉल्ड एल्वुलर एयर। क्या बोलेंगे? एल्वुलर एयर। और एल्वुलर, हाँ, और एल्वुलर एयर के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का होता है वो 104 mmHg होता है, और CO2 का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg होता है। कितना होता है बताओ बेटा? पार्शियल प्रेशर 40 104 mmHg। और CO2 का 40 40 mmHg। अब आप देखो, जब इनहेल्ड, पहले ऑक्सीजन को देखो, आप देखो इनहेल्ड एयर के अंदर ऑक्सीजन है 159 और एल्वुलाई के अंदर 104 है, यानी कि देखो 159 की केवल 104 पहुंची है। इसका मतलब एयर में क्या हुआ, एयर पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट नहीं हुई है,
क्वेश्चन उठता है क्यों, तो पहले इस रीजन को देख लो। तो बेटा रीजन यहाँ पे मैंने दिखाया है, बच्चों को बताया है कि अगर हम रीजन देखें तो बेटा सोल्युबिलिटी ऑफ CO2 इज ग्रेटर देन O2, यानी कि CO2 की जो सोल्युबिलिटी होती है वो O2 के कंपेयर में 20 से 25 टाइम्स ग्रेटर होती है। तो चूंकि CO2 की सोल्युबिलिटी ज्यादा है, तो जिस गैस की सोल्युबिलिटी ज्यादा होती है उस गैस का एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट भी ज्यादा होता है। इसीलिए CO2 गैस का एक्सचेंज और ट्रांसपोर्ट O2 के कंपेयर में फास्ट होता है। बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। इसीलिए CO2 तो पूरी की पूरी ट्रांसपोर्ट भी होती है और पूरी की पूरी एक्सचेंज भी होती है, लेकिन O2 में लैगिंग आ जाती है क्योंकि O2 की सोल्युबिलिटी CO2 के कंपेयर में कम है। इसीलिए O2 पूरी तरीके से ना तो ट्रांसपोर्ट होती है और ना ही एक्सचेंज होती है। इसीलिए 159 इनहेल करी, लेकिन लंग्स के एल्वलाई तक केवल 104 mmHg गई। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। ठीक है, उसके बाद क्या होता है बेटा, हाँ अब बेटा एक और देखिए CO2 को देखो, CO2 यहाँ पर जो ली थी 0.3 mmHg है, लेकिन एल्वलाई तक जाते जाते उसकी वैल्यू हो गई 40, यानी कि बढ़ गई। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों हुआ? इसलिए हुआ, मैंने यहाँ बताया कि जो एक्सहेल्ड एयर होती है, एक्सहेल्ड एयर के अंदर CO2 की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है क्योंकि वो इम्प्योर एयर होती है जो हम एक्सहेल्ड करते हैं। और कितनी एयर हम एक्सहेल्ड करते हैं? टाइडल वॉल्यूम के बराबर करते हैं, यानी कि 500 ml हम एक्सहेल्ड करते हैं। तो इस 500 ml में से केवल 350 ml एयर ही बाहर जाती है, बाकी 150 ml जो होती है एयर वो रिमेन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक में ही रह जाती है, जिसको हम नाम देते हैं डेड स्पेस एयर। क्या नाम देते हैं? डेड स्पेस एयर। डेड स्पेस एयर। तो यानी कि हमने एक्सपायरेशन किया, तो एक्सपायरेशन में अगर हम 500 ml एयर निकालते हैं तो 500 में से केवल 350 ही निकलती है, 150 हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में रह जाती है। और चूंकि वो इम्प्योर एयर है तो उसके अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी? CO2 की। तो जब हम इनहेल करेंगे तो वो जो डेड स्पेस एयर है वो इनहेल्ड एयर के साथ मिक्स हो जाएगी, जिसकी वजह से CO2 की कंसंट्रेशन बढ़कर कितनी हो जाएगी? 40। नई बात समझ में आई? यस सर। आ गई? यस सर। अब इसके बाद क्या हुआ, जो एयर थी अब आपके एल्वलाई में आ गई। ठीक है, अब एल्वलाई के अंदर जब एयर आ गई, जब एल्वलाई में एयर आ गई तो अब एल्वलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का हो गया 104 और CO2 का कितना हो गया? 40। ठीक है, अब जो एयर है, इम्प्योर जो ब्लड होता है वो पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से प्योर होने के लिए किसके पास आता है? लंग्स के पास आता है। तो जो इम्प्योर ब्लड आता है यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, उसके अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 40 होता है और CO2 का 45 होता है, यानी कि CO2 गैस ज्यादा है और O2 गैस कम है। इसीलिए तो हमने इसको डीऑक्सीजनेटेड यानी कि इम्प्योर ब्लड कहा। बोलो यस या नो? यस सर। ठीक है, अब क्या होगा, इधर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 104 है और CO2 का 40 है। इसका मतलब एल्वलाई के अंदर यानी कि लंग्स के अंदर तो ऑक्सीजन ज्यादा है और इम्प्योर ब्लड के अंदर CO2 गैस ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि ये सारा का सारा पोर्शन डिफ्यूज होके कहां पर आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। और ब्लड इम्प्योर ब्लड का सारा पोर्शन जो है डिफ्यूज होके कहां चला जाएगा? लंग्स में चला जाएगा। लंग्स में। अरे चला गया? बोलो। यस सर। ठीक है, Yes, तो अब आप sir. देखो, ठीक है, तो अब रिजल्ट क्या रहा? CO2 तो पूरी की पूरी 40 ही ट्रांसपोर्ट हो गई, एक्सचेंज हो गई, लेकिन O2 104 में से भी केवल 95 आई, क्योंकि O2 की सोल्युबिलिटी कम होती है तो पूरी एक्सचेंज नहीं होती। तो 104 की केवल कितनी आएगी यहाँ पर? 95। तो इस तरीके से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन अब हो गई 95 और CO2 कितनी होगी? 40। तो यानी कि O2 ज्यादा है, तो अब इस ब्लड को आप क्या नाम दोगे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड या प्योर ब्लड। बोलो हाँ या ना? अरे बोलिए। यस सर। ठीक है, यस सर। और हाँ, Yes, sir. और ये पल्मोनरी वेन की हेल्प से अब कहाँ जाएगा? हार्ट के पास जाएगा। आप लोग जानते हैं पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी एक्सेप्शन है। तो वैसे तो वेन के अंदर इम्प्योर ब्लड होता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, क्योंकि पल्मोनरी वेन में कैसा ब्लड होता है? प्योर ब्लड होता है। बोलो हाँ या ना? क्लियर है सबको यहाँ Yes, तक? sir.
अब क्या होगा, यस सर। अब ये जो ऑक्सीजन है लगभग 97% ऑक्सीजन जो होगी वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाएगी। और ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है, यानी कि HHB की फॉर्म में होता है। तो ये जो HHB है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेगा और बना लेगा HbO2, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, जिसको हम नाम देते हैं सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन। अरे बना लिया। यस सर। यस सर। अब तुम देखो ये HHB ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करके HbO2 बनाया, ठीक है। तो HbO2 बन गया तो क्या रिलीज हो गए, H आयन। क्या रिलीज हो रहे हैं, एच आयन। हाइड्रोजन आयन। यानी कि H आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। बोलो हाँ या ना। जैसे जैसे ऑक्सीजन बाइंड हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, H आयन फ्री हो रहे हैं और H आयन क्या कर रहे हैं, वहां बढ़ रहे हैं। अरे बोलो बेटा। यस सर। यस सर। तो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होना इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, ऑक्सीजनेशन। तो 97% ऑक्सीजन तो हीमोग्लोबिन से बाइंड हो गई, बची कितनी रह गई, 3%। 3% ऑक्सीजन डिसॉल्व कर जाएगी ब्लड प्लाज्मा में। किसके अंदर डिसॉल्व कर जाएगी, ब्लड प्लाज्मा में। तो ऑक्सीजन बाइंड हो गई। बोलो अब ये जो ऑक्सीजन है ये पल्मोनरी वेन की हेल्प से किस में जाके ओपन हो जाएगा, लेफ्ट एट्रिया में जाके ओपन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हार्ट के अंदर 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं, राइट एट्रिया, लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड में केवल इम्प्योर ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में केवल प्योर ब्लड होता है हार्ट में। बोलो हाँ या ना। तो ये जो पल्मोनरी वेन्स होती हैं बेटा, ये 2 पेयर्स होती हैं। कितनी होती हैं, 2 पेयर्स। तो 2 पेयर पल्मोनरी वेन्स की हेल्प से जो प्योर ब्लड है सारा का सारा वो किसके अंदर फिल्ड हो गया, लेफ्ट एट्रिया में। यहां तक समझ में आई बात। यस सर। अब लेफ्ट एट्रिया से ये लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं बाइकस्पिड वाल्व। इन बाइकस्पिड वाल्व की हेल्प से लेफ्ट एट्रिया से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है एओर्टा। क्या निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, जल्दी बताओ। एओर्टा। हाँ, एओर्टा निकलता है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है। अब देखो जो एओर्टा होता है, एओर्टा के अंदर प्योर ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड होगा, प्योर ब्लड। तो मैंने रेड कलर से प्योर दिखाया है, ब्लू कलर से इम्प्योर दिखाया है, ठीक है। तो देखो जो एओर्टा होता है, देखो मैंने ऊपर दिखाया है, एओर्टा डिवाइड हो जाता है आर्टरी में, और आर्टरी डिवाइड हो जाती है आर्ट्रियोल्स में, और आर्ट्रियोल्स डिवाइड हो जाते हैं ब्लड कैपिलरीज में, ठीक है। और ये ब्लड कैपिलरीज होती हैं जो बॉडी टिश्यू के अंदर एंटर करती हैं। अरे बात समझ में आई, क्योंकि ये छोटी छोटी होती है। सेम इसी तरीके से इम्प्योर ब्लड जो हार्ट से निकलता, हार्ट में आता है, वो वेना केवा के थ्रू आता है। वेना केवा के अंदर ओपन होती हैं वेन्स, और वेन्स की छोटी यूनिट होती है वेन्यूल, और वेन्यूल की छोटी यूनिट होती है ब्लड कैपिलरीज। नहीं बात समझ में आई, आ गई। तो बेटा इसका मतलब ये एओर्टा है, एओर्टा डिवाइड हो जाएगा आर्टरी में, और आर्टरी डिवाइड हो जाएगा आर्ट्रियोल में, और आर्ट्रियोल डिवाइड हो जाएंगी ब्लड कैपिलरीज, और ये ब्लड कैपिलरीज जो है ये एंटर कर जाएंगी बॉडी टिश्यू में। किस में एंटर कर जाएंगी, बॉडी टिश्यू। यहां तक समझ में आई बात, ठीक है। अब क्या होगा, अब आगे की कहानी क्या होगी, इधर देखिए। अब यहां पर बेटा 97% जो ऑक्सीजन आई है वो HbO2 की फॉर्म में आई है बाइंड होकर, और 3% जो आई है वो डिसॉल्व होके आई है ब्लड प्लाज्मा में। अरे ऐसे ही तो आई थी। यस सर। ठीक है। अब देखिए बॉडी टिश्यू में क्या होगा। बॉडी टिश्यू में बेटा ग्लूकोज तो आ गया, यानी हमने खाना खाया, खाने का डाइजेशन कंप्लीट हुआ, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ब्लड में आ गया, और ब्लड से टिश्यू के पास चला गया। तो बेटा टिश्यू में जाने के बाद ग्लूकोज से डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलती, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन से एनर्जी मिलती है। और ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए हमें एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करने के लिए 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन चाहिए। कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 6। और जब 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलेंगे ग्लूकोज को, तब वो 6 CO2 मॉलिक्यूल में टूटेगा, 6 वाटर मॉलिक्यूल में टूटेगा, और क्या रिलीज कर देगा, एनर्जी। और इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन बॉडी टिश्यू करेंगे। बोलो हाँ या ना। यस सर। हाँ सर। इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन कौन करेंगे, जल्दी बताओ, बॉडी टिश्यू।
ठीक है, Body tissues. यानी कि अब अगर यहाँ पर ऑक्सीजन कम हो जाए, लगातार CO2 बन रही है, देखो तो CO2 का पार्टिसिपेशन यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बॉडी टिश्यू में, ठीक है, और CO2 एसिडिक इन नेचर होती है, तो चूंकि CO2 बढ़ रही है तो एसिडिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। एसिडिटी भी क्या होगी बॉडी टिश्यू के अंदर, इंक्रीज इंक्रीज, और एसिडिटी बढ़ेगी तो H पॉजिटिव आयंस भी बढ़ेंगे, और H पॉजिटिव आयंस बढ़ेंगे Yes, तो sir. आप लोग जानते हैं H पॉजिटिव इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होते हैं pH, तो यहाँ पे pH क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ठीक है। Yes, sir. और चूंकि यहाँ पे लगातार एनर्जी रिलीज हो रही है तो एनर्जी की वजह से यहाँ पे टेम्परेचर राइज कर जाएगा, ठीक है, यस सर। और साथ में डाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड भी यहाँ पर बनेगा। तो ये सारे के सारे जो फैक्टर्स हैं दैट इज कॉल्ड बोर्स फैक्टर, क्या बोलते हैं इनको, बोहर्स फैक्टर्स। Force factor. ठीक है। अब क्या है कि लगातार चूंकि यहाँ CO2 बन रही है तो यहाँ पे जो बॉडी टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का 45 हो गया और ऑक्सीजन का 40 है, यानी कि CO2 45 है और O2 40 है, तो ज्यादा क्या है CO2, यानी कि O2 कम हो गई है। इसका मतलब अब अगर एनर्जी चाहिए तो ऑक्सीजन हमें चाहिए, इसलिए हम सांस लेते हैं। नहीं बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 97% HbO2 आ रही है और 3% यहाँ पे O2 आ रही है। तो HbO2 जो है यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये बाउंड स्टेट में है विद हीमोग्लोबिन, यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड है, तो इसको फ्री होना पड़ेगा। Yes, sir. यस सर तो जैसे ही ब्लड कैपिलरीज एंटर करेंगी बॉडी टिश्यू के अंदर तो बोर्स फैक्टर की प्रेजेंस की वजह से HbO2 तुरंत ब्रेक हो जाएगा हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन में, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी, ठीक है। तो चूंकि बोर्स फैक्टर की प्रेजेंस में HbO2 डिसोसिएट हो गया हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन को, तो इस इफेक्ट को हम नाम देते हैं बोर्स इफेक्ट। क्या नाम देते हैं? बोर्स इफेक्ट, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर ऑक्सीजन लिबरेट होगी, तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 95 हो जाएगा और CO2 का कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। बेटा इतना ही तो यहाँ से चला था लंग से, देखो यस सर Yes, sir. यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? यानी कि अगर आप Yes, लंग sir. लेवल पे देखो, देखो तो लंग लेवल पे यही तो चली थी, ये देखो मैंने सर्कल बना दिया, इतनी ही तो चली थी, और यहाँ पर भी देखो इतनी ही तो आई। नहीं बात समझ में आई? आ गई सर ठीक है। सर। अब क्या होगा, अब एक्सचेंज हो जाएगा, ये वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, टिश्यू में चला जाएगा, और ये वाला पार्ट कहाँ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, ठीक है। तो जब ये टिश्यू में चला जाएगा तो अब टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, बोलो आगे 95, और CO2 कितना हो जाएगा, 45. तो यानी कि ऑक्सीजन 95 हो गया, CO2 40 हो गया। तो अब इस ऑक्सीजन का यहाँ पे यूटिलाइजेशन हो जाएगा और वो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा और एनर्जी मिलनी शुरू हो जाएगी बॉडी टिश्यू को। बोलो बात समझ में आई नहीं है? यस सर अब जो टिश्यू के अंदर है वो डिफ्यूजन करके कहाँ पे आ जाएगा, ब्लड कैपिलरीज में आ जाएगा, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या हो जाएगा, अब ब्लड के अंदर पार्शियल प्रेशर CO2 का 45 हो जाएगा और O2 का कितना हो जाएगा, 40। अरे बोलो, Yes, नहीं आ रही? sir. ठीक है, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब ऑक्सीजन तो लगभग 97% ऑक्सीजन आपको पता ही है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर HbO2 बना लेगी और 3% डिसॉल्व कर जाएगी। अब रह गया CO2। CO2 का क्या होगा, तो लगभग 20 से 25% जो CO2 होती है, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 23% जो CO2 होती है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर लेगी और बना लेगी HbCO2, और HbCO2 को बोलते हैं कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? अमाइनो हीमोग्लोबिन। क्लियर है सबको? बाकी यस 7% जो CO2 होती है वो ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है, वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व हो गई। बची कितनी अब 70%। 70% CO2 बाइकार्बोनेट बनाती है। अब दो तरीके के बाइकार्बोनेट यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। एक बनेगा RBC सेल्स के अंदर जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और एक बनेगा ब्लड प्लाज्मा के अंदर जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलते हैं? Sodium bicarbonate. सोडियम बाइकार्बोनेट। क्लियर है सबको? बोलो यस सर
अब सर। हाँ, अब जो बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट तो बीपी यानी कि ब्लड प्लाज्मा में बनते हैं, आरबीसी के अंदर पोटेशियम बाइकार्बोनेट, तो अगर हम रेशो देखें तो पोटेशियम बाइकार्बोनेट का रेशो 1 होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट का रेशो 3 होता है, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट पोटेशियम बाइकार्बोनेट की कंपेयर में ज्यादा होते हैं। इसीलिए 70% बाइकार्बोनेट में भी मैक्सिमम CO2 का ट्रांसपोर्ट किससे होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट से, पोटेशियम बाइकार्बोनेट से, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। अब ये बाइकार्बोनेट बनते कैसे हैं वो मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो देखो बेटा, ये वेन्स है, ठीक है, और वेन्स के अंदर ब्लड डीऑक्सीनेटेड होगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, यानी कि इम्प्योर ब्लड होगा। तो बेटा इसके अंदर देखो ये है आरबीसी सेल्स, और आरबीसी सेल्स की मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं डोनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, डोनर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा से कुछ CO2 अंदर आरबीसी के अंदर एंटर कर जाएगी, और वो CO2 आरबीसी के अंदर वाटर से रिएक्शन करके H2CO3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बना लेगी। और कार्बोनिक एसिड जो होता है वो अनस्टेबल होता है। कैसा होता है, अनस्टेबल होता है। अब बेटा क्या होता है, आरबीसी के अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जिसके अंदर जिंक मेटल होती है। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है CO2 और वाटर के बीच की रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है, ज्यादा कर देता है, जिसकी वजह से H2CO3 ज्यादा अमाउंट में बनता है। तो जब H2CO3 ज्यादा अमाउंट में बनता है और चूंकि ये अनस्टेबल होता है तो ये तुरंत ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव में और HCO3 निगेटिव आयंस में। किसमें टूट जाता है, हाँ। अब जो ये SCO3 निगेटिव आयंस हैं बेटा, ये ज्यादा अमाउंट में बनेंगे ना, मोर अमाउंट में बनेंगे, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज H2CO3 ज्यादा बना रहा है। अरे बोलिए, यस सर। अब क्या होगा, SCO3 निगेटिव आरबीसी के अंदर ज्यादा है और ब्लड प्लाज्मा में कम है, तो अंदर आरबीसी से ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या हो जाएगा, SCO3 बाहर आ जाएगा, कुछ SCO3 बाहर आ जाएगा। देखो SCO3 आउट इन ब्लड प्लाज्मा लिखा हुआ है, और कहाँ आ गया, बाहर आ गया। अरे बोलो, यस सर। तो जब SCO3 निगेटिव ब्लड प्लाज्मा आरबीसी से ब्लड प्लाज्मा में आ जाएगा तो उसकी वजह से डोनर मेम्ब्रेन यानी कि आरबीसी की मेम्ब्रेन के दोनों तरफ इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए ब्लड प्लाज्मा से क्लोराइड आयन Cl निगेटिव आयंस आरबीसी के अंदर एंटर कर जाएंगे। इस प्रोसेस को हम नाम देंगे क्लोराइड शिफ्ट और हैमबर्गर फिनोमिनन। नहीं बात समझ में आ गई, ठीक है, अच्छा। और अगर क्लोराइड आयन बाद में उल्टा होता है, फिर आरबीसी से ब्लड प्लाज्मा में आते हैं, तो उसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। ठीक है, तो क्लोराइड शिफ्ट और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट की हेल्प से डोनर मेम्ब्रेन के दोनों तरफ इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है। अब बेटा अंदर की तरफ ये तो है नहीं कि आरबीसी के अंदर सारा SCO3 निगेटिव बाहर आ जाएगा, कुछ SCO3 निगेटिव बाहर आ जाएगा। तो जो SCO3 निगेटिव अंदर रह जाएगा आरबीसी में, तो आरबीसी में मिलते हैं पोटेशियम आयन। उस पोटेशियम आयन के साथ रिएक्शन कर लेंगे SCO3 निगेटिव आयन और बना देंगे पोटेशियम बाइकार्बोनेट। क्या बना देंगे? पोटेशियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब बेटा जिस तरीके से आरबीसी के अंदर रिएक्शन चल रही है सेम उसी तरीके से ब्लड प्लाज्मा में भी चलेगी। ये ब्लड प्लाज्मा है, तो ब्लड प्लाज्मा में भी CO2 और वाटर रिएक्शन करेंगे, बनाएंगे H2CO3। H2CO3 कार्बोनिक एसिड जो होता है वो अनस्टेबल होता है, वो तुरंत टूट जाएगा SCO3 निगेटिव और H पॉजिटिव आयन में। तो एक तो खुद SCO3 निगेटिव आयंस बन रहे हैं ब्लड प्लाज्मा में, और ऊपर से आरबीसी के अंदर से भी SCO3 निगेटिव आयन ज्यादा आ गए। तो इसका मतलब SCO3 की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अब ब्लड प्लाज्मा के अंदर सोडियम पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं, तो ये SCO3 निगेटिव सोडियम आयन से रिएक्शन कर लेंगे और बना लेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। बन गए, नहीं बन गए? अरे बोलो। यस सर। तो यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट ज्यादा अमाउंट में बनेगा क्योंकि SCO3 निगेटिव ज्यादा था। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब क्या होगा, अब आगे की कहानी देखिए। अब ये जो सारा का सारा जो ब्लड है, ये वेन सारी की सारी जाके वेना केवा में खुल जाएंगी। किसमें ओपन हो जाएंगी? वेना केवा। और वेना केवा के थ्रू ये सारा इम्प्योर ब्लड आ जाएगा राइट एट्रियम में। किसके अंदर आ जाएगा?
राइट एट्रियम में। और राइट एट्रिया से ट्राइकस्पिड वाल्व की हेल्प से ये ब्लड आ जाएगा राइट वेंट्रिकल्स में, और राइट वेंट्रिकल से ये इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी की हेल्प से यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्योर होने के लिए कहाँ पहुंचेगा? लंग्स में चला जाएगा। नहीं बात समझ में आई? आ गई सर। ठीक है, मैं अब ठीक है, सबको आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। अब हाँ, अब जैसे ही ये लंग्स में पहुंचेगा तो अब ये सारी की सारी जो CO2 आई है ये कंबाइंड फॉर्म में आई है, तो इसको क्या होना है? इसको रिलीज होना है। तो रिलीज अब ये कैसे होगी? तो ये बताइए, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होगी कम होगी? ज्यादा, क्योंकि आप सांस ले रहे हो। अरे बोलो। और 104 है पार्ट से प्रेशर ऑक्सीजन का। अरे बोलो बेटा। यस सर। ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से जो 23% HbCO2 यहाँ पर आएगी, वो क्या करेगी? ज्यादा ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से हीमोग्लोबिन प्लस CO2 में टूट जाएगी। जैसे वहां पर बॉडी टिश्यू में CO2 की ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से HbO2 टूट रहा था, तो बदला तो लेगा ना। तो यहाँ लंग्स पे ऑक्सीजन बदला ले लेगा। ऑक्सीजन ज्यादा प्रेजेंस में HbCO2 को तोड़ देगा Hb प्लस CO2 में, और CO2 यहाँ पे लिबरेट हो जाएगी। तो इस इफेक्ट को हम नाम देंगे हेल्डेन इफेक्ट। तो इसका मतलब HbCO2 जो टूटा है वो हेल्डेन इफेक्ट की वजह से टूटा है, और HbO2 जो टूटा है वो वोर्स इफेक्ट की वजह से टूटा है टिश्यू में। अरे बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। और 7% जो यहाँ पे CO2 है वो डिसॉल्व है इन ब्लड प्लाज्मा, और जो भी डिसॉल्व गैस होती है जैसे CO2 और O2 वो कभी भी एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब बची कितनी? 70%। तो जो 70% है वो पोटेशियम बाइकार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में आ रही है। तो जैसे ही यहाँ पर पहुंचेगी तो मैंने आपको यहाँ बताया था, जब यहाँ पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड हो रहा था तो क्या रिलीज कर रहा था? H पॉजिटिव आयंस। तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा है। इस H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा होने की वजह से ये जो पोटेशियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट है ये ब्रेक हो जाएंगे आयंस में, यानी कि पोटेशियम आयन, सोडियम आयन और SO3 नेगेटिव आयंस में टूट जाएंगे। अरे टूट गए? यस सर। बोलो। यस सर। और ये जो हाँ, और अब इस H पॉजिटिव के साथ SO3 नेगेटिव जुड़ जाएगा और बना लेगा H2CO3 जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। और कार्बोनिक एसिड अनस्टेबल होता है तो यहाँ पे वो टूट जाएगा वाटर प्लस CO2 में, और CO2 यहाँ पे लिबरेट हो गई। तो इस तरीके से देखो, जो पोटेशियम बाइकार्बोनेट है इसकी CO2 भी लिबरेट हो गई, डिसॉल्व वाली तो लिबरेट थी, और 23% HbCO2 वाली लिबरेट हो गई। तो अब यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना हो गया? जल्दी बताओ। 40 कितना हो गया? 40 हो गया, और CO2 का 45। बेटा इतना ही तो चला था बॉडी टिश्यू से। देखो मैंने सर्कल बनाया है। अरे इतना ही तो मैंने सर्कल बना दिया। क्लियर? अब ये यहाँ से डिफ्यूज होके कहाँ पे चली जाएगी? लंग्स में चली जाएगी, और फिर एक्सपायर्ड एयर से बाहर चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। तो दो जगह में यहाँ पे एक्सचेंज हुआ, एक लंग लेवल पे एक्सचेंज हुआ, एक टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज हुआ। ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पे दो तरीके का हुआ, एक बार गैस लंग से टिश्यू गई और एक बार टिश्यू से लंग्स में आई। बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई आ गई? ठीक है, चलिए एक पॉइंट। अब मैं थोड़ा सा पॉइंट, यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुई? बिल्कुल सीक्वेंस वाइज सब। हाँ हाँ सर, अगर एक बार ब्लड प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाए गैस तो फिर वो वापस नहीं जा सकती लंग्स में? लंग्स में वापस नहीं जाती क्योंकि वो कभी भी एक्सचेंज में पार्टिसिपेट नहीं करती। ओके सर। ठीक है, अब देखो अब अगला टॉपिक जो मैं ले रहा हूं, दिस इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिमांड। ऑक्सीजन डिमांड ऑफ बॉडी टिश्यू क्या कहता है उस बात को समझो। देखो बेटा, जो अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं, 100 ml ब्लड लेते हैं तो उसके अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। तो जब 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को बाइंड करता है तो 15 ग्राम कितने को बाइंड करेगा? 1.34 इंटू 15, तो कितना आ जाएगा? 20 ml ऑक्सीजन को बाइंड कर सकता है। अरे नहीं बात समझ में आई? बोलो। यस सर। इसका मतलब रिजल्ट ये निकला कि अगर हम 100 ml प्योर ब्लड लें तो उसके अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है और उससे 20 ml ऑक्सीजन बाइंड रहती है। नहीं बात समझ में आई? आ गई सर। यस सर। माइंड लगा पा रहे हो ना अच्छे से?
बाकी बच्चे तो सुस्त बैठे हैं, बोल ही नहीं रहे हाँ या ना। हाँ सर। बस एक ही हाँ बच्चा। सर। यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। तो बिल्कुल सीधा सीधा है सब कुछ। अब मैं केस 1 दिखा रहा हूं, एक नॉर्मल कंडीशन में मैं दिखा रहा हूं कि आर्टरी के थ्रू ब्लड आया, ठीक है। तो आर्टरी के अंदर प्योर ब्लड होगा तो 100 ml प्योर ब्लड के अंदर 20 ml ऑक्सीजन बाइंड होगी 15 ग्राम हीमोग्लोबिन से। अरे बोलो। यस सर। यस सर। तो बॉडी टिश्यू में जब ये आएगा तो 20 ml ऑक्सीजन पूरी यूटिलाइज नहीं होती। 20 ml ऑक्सीजन का केवल 4.1 ml जो ऑक्सीजन है यही यहाँ पे यूटिलाइज होगी बॉडी टिश्यू में। बाकी 15.6 ml ऑक्सीजन जो है ये अनयूज्ड फॉर्म में रहेगी और वेन्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी नॉर्मल कंडीशन में। नई बात समझ में आई? आ गई सर। आ गई। यस लेकिन सर। हाँ, लेकिन केस 2 जब हम ज्यादा स्ट्रीनियस एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, तो उस समय हमारी बॉडी को एनर्जी ज्यादा चाहिए, और एनर्जी ज्यादा चाहिए तो ग्लूकोज को टूटने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी घटेगी? बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी। बढ़ेगी। तो इसका मतलब 100 ml प्योर ब्लड यहाँ पर आ रहा है जिसके साथ 20 ml ऑक्सीजन आई, और 20 ml ऑक्सीजन में स्टीनिनस एक्सरसाइज जब हम बहुत ज्यादा कोई काम करते हैं तो उस समय रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो 14.4 ml जो ऑक्सीजन है वो यूटिलाइज हो जाती है और वेन्स के थ्रू 5.6 ml जो है अनयूज्ड फॉर्म में बाहर चली जाती है। बताओ बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। यानी कि कहने का मतलब ये है कि नॉर्मल कंडीशन में 4.4 ml यूज हुई और 15.6 ml क्या हुई? अनयूज रही। लेकिन जब हम स्टीनियस एक्सरसाइज करते हैं तो उल्टा हो जाता है, 14.4 ml यूज हुई और 5.6 ml अनयूज रही, क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए थी, ग्लूकोज को टूटने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए थी। बताओ समझ में आया नहीं आया? यस सर। हाँ। यस सर। This topic is called oxygen demand of body tissue, यानी कि डिपेंड्स ऑन बॉडी रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन भी डिपेंड करती है आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट में कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ बेटा बोलो। सर ये वाला 100 ml वाला बता दो। क्या बता दूं बेटा इसमें? बताओ। हेलो, क्या समझ में नहीं आया ये बताओ मुझे पहले। ये वाला आया नहीं 100 ml से वाला। मतलब शुरू से ही समझ में नहीं आया? सर ये लास्ट वाला आ गए, केस 1 और केस 2 आ गए, लेकिन ये स्टार्टिंग वाला नहीं आया। अरे बेटा बहुत आसान है। आपने 100 ml पानी ले लिया, ब्लड ले लिया, 15 ग्राम उसमें हीमोग्लोबिन है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को बाइंड कर रहा है, तो 15 ग्राम कितने को बाइंड करेगा? 1.34 से 15 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 20 ml हो जाएगा। अरे बोलिए, तो 20 ml ऑक्सीजन को बाइंड कर दिया। और 15 ग्राम कितने में था? 100 ml में था, तो इसका मतलब 100 ml के अंदर 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है और 20 मिलीलीटर ऑक्सीजन है ना। ठीक है नहीं, नहीं आई अभी भी समझ में? आ गया। आ गया ना? यस सर। ऐसा लग रहा है कि ज्यादा हो गया है तुम्हारा माइंड, मतलब थक गए हो तुम लोगों को, इससे ज्यादा नहीं आ रहा है समझ में, ऐसा है क्या? सर। नो सर। बस अब आपकी लाइफ में रोना बाकी रह गया है, बाकी चीजें सब खत्म हो गई हैं। अब थोड़ा सा रो लें आप लोग, है ना? घबराहट सी होने लगी है अंदर से, हाय रे क्या हो गया, ये तो जूलॉजी भी बड़ी हार्ड हो गई है ना? ऐसे लग रहा है? सर नो सर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लें सर। बिल्कुल बेटा, स्क्रीनशॉट में दूंगा, पहले इतनी बात तो बता दो कि समझ में आया नहीं आया। आ गया सर। यस सर। ठीक है, चलिए अगला एक टॉपिक को ले रहा हूं मैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, आप ये बताओ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अगले टर्न पे लूं या इसी टर्न पे ले लूं? अगले टर्न पे। अगले टाइम पे ले लेना। मुझे लग नहीं रहा कि इससे ज्यादा आप झेल सकते हो, तुम्हारी आवाज भी चलेगी थोड़ी देर में, मुझे लगता है स्पीचलेस हो जाओगे आप। शायद पानी वानी भी देना पड़ जाए, ऐसा भी हो सकता है, पानी वानी भी देना पड़ सकता है। बेटा अपने घर वालों को ना वो कर दिया करो अलर्ट, कि अगर हम बेहोश हो जाएं पढ़ाई करते हुए तो पानी भी दे दिया करो, जगा दिया करो। ऐसा है क्या? नो सर। नहीं मुझे ऐसा लगता है, पता है आवाज ऐसे चली जाती है आप लोगों की ना, मैं क्या बताऊं। देखो ये मैंने छोटा कर दिया, इतना छोटे में आप बड़ा करके देख सकते हो बाद में, लेकिन ये फायदा आपको रहेगा कि आपको दिक्कत नहीं आएगी।
चलिए ले लीजिए, पूरा पूरा का पूरा एकदम पूरी मैकेनिज्म एक पेपर पे आ जाएगी आपके। बिल्कुल जिस तरीके से मैंने समझाया है बेटा। एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, चूंकि ऐसा आरएम के स्टूडेंट नहीं करते हैं, 11th के स्टूडेंट जरूर करते हैं। आप यकीन करो 11th के स्टूडेंट इस टाइम पूरी पीक पे चल रहे हैं, क्योंकि वो पूरी मेहनत कर रहे हैं। आरएम के स्टूडेंट नहीं करते हैं, ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है और मुझे बड़ा दुख होता है इस चीज का लेकर, ठीक है, क्योंकि लापरवाही आरएम में ज्यादा होती है। मैं इस बात को आपको कह रहा हूं, आज ही ये टॉपिक पढ़ लेना, और अगर आपके पास टाइम है मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे, लेकिन इस मैकेनिज्म को पढ़ लेना। अगर आपने 2 या 3 घंटे के अंदर ये टॉपिक नहीं पढ़ा तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं शाम को लगभग 50% भूल जाओगे, कल 80% और शायद कल शाम तक 100%। इसीलिए आज ही पढ़ लेना। अरे बेटा प्रॉमिस तो कर दो कसम से कि हाँ पढ़ लेंगे यस सर। सर। कितने घंटे के अंदर पढ़ लोगे टॉपिक? बस फिजिक्स की क्लास अभी के पढ़ बाद। दो सर 5 फिजिक्स मिनट की क्लास 3 घंटे के अंदर। बल्कि जो पढ़ा लिखा आदमी जो होगा ना, जो समझदार होगा, वो तो बेटा जो गैप है ना बीच में 15 मिनट का, इसमें पढ़ लेगा ना तो इसमें ज्यादा बढ़िया है, टाइम सेव हो जाता है। मैं तो तुम्हें ये सिखाना चाहता हूँ टाइम सेव कैसे होता है। चलिए अगला ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ऑक्सीजन ले लीजिए, ऑक्सीजन डिमांड का। रुक जाओ, ऑक्सीजन डिमांड में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये तो जरूरी नहीं है। ले लीजिए, ले लिया। Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.